जो दी पंडित टीम है मैं उनको भी थैंक्स बोलूँगा कि भाई हाँ, जैसा कि आप बता रहे थे कि मैं ज़्यादा ऐसे नज़र नहीं आता, तो मैं भी सोच रहा था कि कई बातें स्टूडेंट के साथ शेयर करूँ, तो इस माध्यम से वो शुरुआत हो जाएगी दी पंडित्स के प्लेटफॉर्म से। मैं ये कोशिश करूँगा कि इस इंटरव्यू के थ्रू आप कुछ ना कुछ गेन करें, ऑनेस्ट जो मेरे लाइफ के स्ट्रगल्स रहे हैं वो आप लोगों को पता चले, उनसे आपको कुछ सीखने को मिले। जैसे ग्रेजुएशन के अंदर क्या हुआ कि हर साल मैं मैथ्स में ही कंपार्टमेंट आया था मेरा, मैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहा हूँ स्कूल के अंदर, तो उसके बाद ग्रेजुएशन में हर साल मैं मैथ्स में फ़ेल हो रहा था, तो अंदर एक ये हो गया था कि यार कुछ तो करना है, मतलब कहाँ गया वो उपदेश, मतलब जो बढ़िया मार्क्स लेके आता था। मैं दिन रात पढ़ा हूँ, मैंने लंच भी स्किप किया है, एक दिन नहीं कि मतलब 10-20 दिन मैं खाना नहीं खा रहा हूँ दोपहर को, बच्चे दोस्त समझा रहे हैं कि भाई ऐसे भी नहीं होएगा। ग्रेजुएशन में मैं ट्यूशन पढ़ाता था क्योंकि उतने रुपए नहीं थे, तो ताकि फैमिली को भी नहीं थी। हाँ, एक बार मैंने ये भी सोचा था अखबार भी बांट लें सुबह उठ के, ठीक है वो बांटे नहीं, ट्यूशन की तरफ चला गया मैं। फिर मैंने एक गलती करी, ये गलती करी कि मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोल लिया। तब 22 साल की उम्र थी, तब इतनी नॉलेज थी नहीं, तो जो मैं अर्न कर रहा था पहले किसी इंस्टीट्यूट पर वो मेरे को 45,000 दे रहे थे, अब मेरे वो तो गए ही गए, अब मेरे को कुछ कमा के दूसरे टीचर्स को बांटने थे। तो मैं करता क्या था, बच्चों से फ़ीस लेता था और खुद जीने जितने अपने बचते थे और बाकी उनके अंदर बांट देता था, एक आधी बार घर से भी मंगाने पड़ते थे। तब ये भी फेज़ था कि मेरे पास शर्ट के रुपए भी नहीं हैं, तो एक बार तो क्या हुआ था कि कुछ शर्ट का कॉलर फट गया था, तो मैं वो निकलवा के, एक दोस्त ने टेक्निक बताई थी कि पलटवा दे इसको, नया निकलेगा पीछे से, ऐसे पलट पलट के, या फिर फुल बाजू है कफ फट गए तो हाफ बाजू करवा ले। ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं बताता हूँ कि 5-6 महीने मैंने क्या किया, टीचिंग छोड़ दी। उस वक्त यूट्यूब के ऊपर क्या था, 1.5-2 लाख सब्सक्राइबर होंगे या कुछ, मतलब ठीक ठाक बच्चे जानते थे, कोर्स नहीं होता था, ऐप नहीं होती थी, इनिशियल फेज था। तो तब मैं डिटर्जेंट उनके लिए, बिकॉज अब मान लो मैंने डिटर्जेंट बना दिया और किसी के कपड़े फट गए, जला दिए, उसने केमिकल है तो वो तो पीछे पड़ेगा। हाँ, मतलब मैं सर्फ बेच रहा हूँ, मैं ब्लीच बना रहा हूँ, मैं लिक्विड डिटर्जेंट बना रहा हूँ, हम घोल रहे हैं हाथ से, सर्फ ऐसे बनाते थे, मतलब टाट बिछा के उसके ऊपर ऐसे ऐसे दस्ताने पहन के, उनके लिए मैं बार्गेनिंग करने जा रहा हूँ, भाई केमिकल सस्ता दे दो, ये कर दो वो कर दो, ऐसे ऐसे। उसके कारण क्या हुआ, एक घर में हम डिटर्जेंट बना रहे थे, हमने कॉस्टिक सोडा भिगा रखा था, वो मकान मालिक आ गया कि पता नहीं क्या बम बना रहे हैं, उसने हमें बोले 1 दिन में खाली कर दो। फिर हमें वो मकान भी खाली किया कि भाई क्योंकि ये धंधा तो बंद नहीं कर सकते, मेरी जॉब लग चुकी थी। अर्ली स्ट्रगल्स के बाद सर एक फेज ऐसा कब आया आपकी लाइफ में जब आपको लगा कि अब मुझे टीचिंग ही करनी है, और आपको लगने लगा कि बच्चों का रिव्यू भी अच्छा है और आपको जो सेल्फ डाउट था वो भी क्लियर हो गया? तो सर स्टूडेंट्स के बीच में जो आपकी इमेज है वो बहुत क्लियर है, बहुत कि सर एक बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा ओवर हाइप नहीं है टीचिंग फील्ड में। तो ये जो आपका जो एक ये नेचर है, ये मतलब नेचुरल है या एक तरीके से कॉन्शियसली मतलब बचपन से था, ये कैसे डेवलप हुआ आपके अंदर? तो सर एसएससी के फील्ड में आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, अगर आप सम अप कर पाएँ? तो सर एसएससी के सिलेक्शन के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या प्रॉपर इंटेलिजेंस की नीड है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, या एक एवरेज बच्चा भी प्रॉपर हार्डवर्क के थ्रू इसको क्रैक कर सकता है? सर हर साल लाखों बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं और उनमें से बहुत बच्चे सेलेक्ट भी होते हैं, तो हमने देखा है कि एक ही टीचर से बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन बहुत बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है और बहुतों का सिलेक्शन नहीं होता। तो एक बच्चे के सिलेक्शन में एक टीचर और स्टूडेंट दोनों का मतलब कितना हाथ है, अगर आप सम अप कर पाएँ इस तरीके से? सर जैसे 2026 का सीजीएल का प्री है, बहुत कम समय बचा हुआ है, तो अगर आप बता पाएँ कि बच्चे जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने 2025 का प्री या मेंस भी दिया है, या जो किसी वजह से रह पाए हैं मेंस में, वो गलती ना दोहराएं। तो सर पहले एसएससी का जो एग्जाम है वो टीसीएस कराती थी, लेकिन अभी क्या है कि अभी जो प्री और मेंस हुए हैं अभी, तो उसमें एडिक्टिव पैटर्न आ गया है, तो बहुत से बच्चों के अंदर ये फोबिया है कि शायद एक पैटर्न चेंज होगा एडिक्विटी के आने से। जैसा लगा तो नहीं है कि ऐसा कुछ चेंज हुआ है, लेकिन अगर आप क्या सोचते हो मतलब उसको लेके कि अगर जैसे एडिक्विटी आई है तो बच्चों को क्या मतलब अपनी तैयारी में क्या कुछ चेंज करना चाहिए? सर जब हम एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ा टास्क होता है कि हम 1 महीने तक प्रॉपर हमने रूटीन फॉलो किया, 2 महीने, तो बच्चे क्या करते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो प्रॉपर रूटीन फॉलो नहीं होता, मतलब हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो हमको अपने आप को कंसिस्टेंट बनाए रखने के लिए ऐसा क्या मोटिवेशन होना चाहिए कि जिसके थ्रू आप प्रॉपर कंसिस्टेंट रह पाएँ? सर जब हम एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो मॉक्स का मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बहुत से बच्चे सोचते हैं कि एक बार मैं कंप्लीट सिलेबस करने के बाद तभी फुल मॉक दूंगा। तो आपको क्या लगता है कि आपकी तैयारी के किस फेज में आपको मॉक कंटिन्यू देना स्टार्ट कर देना चाहिए? अब आमतौर पे हम मोस्टली पढ़ते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो कोई भी बच्चा जो किसी भी एग्जाम की या किसी भी रैंडम फील्ड की तैयारी कर रहा है, तो उसको एक मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंस है, मतलब फिजिकल हेल्थ का कितना बेनिफिट है उसकी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए? तो हमने सर की पर्सनल लाइफ के बारे में भी काफ़ी चर्चा की, एसएससी के फील्ड में भी काफ़ी चर्चा की, लेकिन अब हम थोड़ा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं कि अगर जो भी टॉपिक आपको सर से पढ़ना हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं, और जिस भी टॉपिक की डिमांड ज़्यादा होगी हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हमारे यूट्यूब चैनल मतलब हमारे प्लेटफॉर्म पर वो प्रोवाइड करेंगे, और हम सर से रिक्वेस्ट करते हैं। हाँ फॉर श्योर,
आप लोग नीचे बताओ कि भाई कौन सा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, और ऐसा पढ़ाया जाएगा कि दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी कंटेंट को बार बार करोगे, वही आपका वन स्टॉप कंटेंट रहेगा उस टॉपिक के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द पंडित पॉडकास्ट सीरीज के एपिसोड नंबर 2 में। पिछला पॉडकास्ट हमारा श्री राकेश यादव सर के साथ था और वो काफ़ी अच्छा था। अगर उसके रिव्यू भी देखा जाए तो बच्चों के माध्यम से जो भी हमारे पास चाहे कमेंट्स के माध्यम से पहुँचे हैं, पर्सनल रिव्यू काफ़ी अच्छा था। तो उसमें हमने एक पोल कराया था कि जो भी आप टीचर को सुनना चाहते हैं या जिसके पर्सनल लाइफ या टीचिंग स्ट्रगल्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप पोल के माध्यम से हम तक वो बात पहुंचा सकते हैं। तो अगर हम ऑनेस्टली देखा जाए तो जो रिव्यू था वो सबसे ज़्यादा वो एक ऐसी शख्सियत का था जो आमतौर पर आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्लेटफॉर्म पे ही दिखाई देते हैं किसी रील्स के माध्यम से या किसी और तरीके से दिखाई नहीं देते हैं, ज़्यादा ओवर हाइप भी नहीं है उनका। तो अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर किसी की डिमांड थी उसके माध्यम से, पोल के माध्यम से, तो वो थे इवन कोचिंग के हमारे सर भूतेश सर। सब लोग आप परिचित हैं उनसे। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा अपने पॉडकास्ट सीरीज़ के नंबर 2 में मिस्टर भूतेश सर। थैंक यू प्रिंस। जो दी पंडित टीम है मैं उनको भी थैंक्स बोलूँगा कि भाई हाँ, जैसा कि आप बता रहे थे कि मैं ज़्यादा ऐसे नज़र नहीं आता, तो मैं भी सोच रहा था कि कई बातें स्टूडेंट के साथ शेयर करूं, तो इस माध्यम से वो शुरुआत हो जाएगी दी पंडित्स के प्लेटफॉर्म से। और स्टूडेंट्स को भी मैं थैंक्स बोलूँगा कि भाई आप लोगों ने इतना ट्रस्ट मेरे ऊपर दिखाया। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि इस इंटरव्यू के थ्रू आप कुछ ना कुछ गेन करें। ऑनेस्ट जो मेरे लाइफ के स्ट्रगल्स रहे हैं वो आप लोगों को पता चले, उनसे आपको कुछ सीखने को मिले। ऐसी चीज़ें ना हो कि सिर्फ मैं हवाई बातें कर दूं और आपको उससे कुछ फ़ायदा ना हो, तो मैं चीज़ों को रिलेवेंट रखने की कोशिश करूँगा। तो आप इस टाइम के अंदर भी कुछ ना कुछ गेन ही करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। तो जैसे सर आपने बताया कि हम ज़्यादा मतलब ओवर हाइप बात ना करके हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि आपका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ और आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो कहाँ से हुई और उसके बाद आपने कैसे कैसे आगे की तरफ टर्न लिया। मेरा जन्म हुआ हरियाणा के झज्जर ज़िले के अंदर मातनेल गांव है, वहाँ पे जन्म हुआ। और प्राइमरी एजुकेशन मेरी 5वीं तक गांव के अंदर ही हुई और हिंदी मीडियम में हुई। तो उसके बाद 5वीं के बाद एक एंट्रांस एग्ज़ाम मैंने दिया सैनिक स्कूल का। हर एक स्टेट में एक सैनिक स्कूल होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। तो फिर वो एंट्रांस एग्ज़ाम मेरा क्रैक हो गया था। लाइफ का पहला वही था, 10 साल की उम्र में दिया था। तो देन उसके बाद सैनिक स्कूल बहुत बढ़िया स्कूल्स हैं, तो उसके अंदर मेरी 12th तक स्कूलिंग रही। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की बीएससी कंप्यूटर साइंस। तो ये नेट मेरी क्वालिफिकेशंस है। तो सर स्कूल के बाद जैसे आपने बताया कि ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट क्या था? बीएससी कंप्यूटर साइंस था, उसके अंदर थे फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर। और कुछ आप बताना चाहें ग्रेजुएशन के बारे में? ग्रेजुएशन के बारे में ये है कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इसलिए नहीं की क्योंकि मेरे को कुछ भी सीखने को मिला नहीं। मतलब जब मैंने ग्रेजुएशन के बाद देखा कि भाई नेट इन 3 साल में मेरे को क्या मिला, तो ऐसा कुछ मैं कंक्लूड नहीं कर पाया कि भाई ये स्किल मेरे को मिली हो और इस कारण मैं एमएससी कंप्यूटर साइंस करूं। तो इस कारण फिर मैंने ये सोचा कि भाई अपनी स्किल पे काम करते हैं और डायरेक्ट फिर मैं एमबीए की तरफ गया। तो सर ग्रेजुएशन के बाद जो आपने हमको बताया भी था कि आपने कैट की तैयारी भी की थी, तो आप अगर उसके बारे में थोड़ा बताना चाहें। जैसे ग्रेजुएशन के अंदर क्या हुआ कि हर साल मैं मैथ्स में ही कंपार्टमेंट आया था मेरा। मैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहा हूँ स्कूल के अंदर। तो उसके बाद ग्रेजुएशन में हर साल मैं मैथ्स में फ़ेल हो रहा था। तो अंदर एक ये हो गया था कि यार कुछ तो करना है। मतलब कहाँ गया वो भूतेश, मतलब जो बढ़िया मार्क्स लेके आता था। पेरेंट्स भी देख रहे थे कि मार्क्स लगातार तुम्हारे डिक्लाइन हो रहे हैं। तो फाइनल ईयर में मैं एक एग्ज़ाम ढूंढ रहा था, अपने सीनियर से पूछ के, जो बड़े मामा हैं ऐसे जो उस वक्त पढ़ रहे हैं, कि ऐसा एग्ज़ाम बताओ जिससे ऐसे हो कि भाई बंदे ने कमाल कर दिया। और यूपीएससी भी मत बताना क्योंकि कई साल लग जाएंगे। और सीजीएल मेरे को ये लग रहा था कि नहीं उतनी वाहवाही नहीं होएगी, थोड़ा और टफ बताओ। तो फिर वो कैट मिला था, मैंने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए दिया था कि मतलब टफ भी है, अगर क्रैक हो गया तो ये लगेगा, मेरे को भी सेटिस्फाई हो गया कि हाँ यार दम लगाया है, एक बढ़िया चीज़ करी है, मेरे को कई साल हो गए बिना पढ़े। तो इसलिए मैं कैट में गया था। और उसके बाद बिकॉज गरीब घर से था तो ये लग रहा था कि बिकॉज एमबीए करके ये है ना कि बहुत बड़े पैकेज लगेंगे, कि भाई फिर वो भी एक था कि काफ़ी रुपए कमाएंगे, उसके अंदर बिजनेस करेंगे।
तो अगर आप बताना चाहें कि कैट में आपने जैसे एग्ज़ाम दिया था कि कितना परसेंटाइल था और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ थी उसके आगे आपकी? कैट में मेरा 98.74 परसेंटाइल था। और कैट का एग्ज़ाम मैंने 2013 में ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हुई है। तो मेरे को याद है मैं ट्रेन में जा रहा था और तब रिज़ल्ट आया था थर्ड ईयर का। तो मैं मैथ्स में मेरी री आ गई और एक और मेरी आ गई, तो मैं फ़ेल हो गया था। तो ये बात मैं घर पे बताना नहीं चाह रहा था, बट बतानी तो पड़ेगी कि मतलब अब हालात ये आ गए हैं कि कंपार्टमेंट नहीं, अब फेल हो गए हैं, थर्ड ईयर दोबारा देना पड़ता मुझे। तो फिर मैं घर पे नहीं गया, मैं गांव, जैसे मैं झज्जर से हूँ, मैं रोहतक रुका अपने दोस्तों के पास और मैंने वहीं से यू टर्न लिया कि अब मैं वापस जाऊँगा और अब मैं कैट की कोचिंग में जाके एडमिशन लूँगा। तो फिर मैं दिन रात पढ़ा हूँ, मैंने लंच भी स्किप किया है। एक दिन नहीं कि मतलब 10-20 दिन मैं खाना नहीं खा रहा हूँ दोपहर को, बच्चे दोस्त समझा रहे हैं कि भाई ऐसे भी नहीं होएगा। तो 4.5 महीने के अंदर ही जो टीचर जो बोलते थे ना कि ये चीज़ एक बार करनी है, तो मैं 2 बार 3 बार वो करके जाता था, पूरा जग के, मतलब एक भी चीज़ मिस नहीं करता था। तो 4.5 महीने में ही क्रैक हो गया। और जब सारे फैक्टर अलाइन थे, टीचर बढ़िया मिले, अगर कोई मिस गाइड करने वाला ऐसे मिलता तो हो सकता है नहीं होता, तो मतलब सारे फैक्टर अलाइन थे, इसलिए वो हो पाया। और फिर मेरे मार्क्स ग्रेजुएशन के अंदर थे 52% और ट्वेल्थ में है 54%। तो इस कारण ओल्ड IIM ने तो बुलाया नहीं, हाँ उनके क्राइटेरिया होते हैं। तो सिर्फ न्यू IIM ने बुलाया था इंटरव्यू के लिए, एक FMS है दिल्ली में, है काफ़ी फेमस है कॉलेज, तो उनमें सिलेक्शन हुआ नहीं। फिर मैंने MBA का प्लान ड्रॉप कर दिया क्योंकि बीच में मैं पढ़ाने लग गया था और वहाँ पर बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त मिला मुझे ऑफलाइन। तो फिर वो थोड़ी सी इम्पोर्टेंस सी फील हुई कि यार हाँ, मतलब ये इतना अच्छा बता रहे हैं तो इसी फील्ड के अंदर करते हैं, बढ़िया कॉलेज तो उतना मिला नहीं। तो सर जैसा आपने बताया कि आपने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो वो आपकी जो टीचिंग फेज़ था वो उसका इनिशियल मतलब उससे पहले आपने कभी पढ़ाया हुआ था या वो बिगनिंग थी एकदम टीचिंग फील्ड में? काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है मेरी टीचिंग जर्नी। जैसे जब मैं स्कूल में था 5वीं क्लास में, मतलब कई फैक्टर्स अलाइन हुए, मतलब मज़ा आएगा सुन के कि जब 5वीं में मैं अकेला था उस स्कूल के अंदर। तो गांव में क्या करते हैं, चौथी वालों को 5वीं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उस स्कूल में 5वीं बोर्ड की होती थी पहले, कि बोर्ड में अच्छे आएंगे, बेचारों को तीसरे के बाद 5वीं में बैठा दिया। तो वो सारे कन्फ्यूज़ थे, तो उनको मैं ही पढ़ाता था क्योंकि मैं चौथी करके आया था। तो उन सब बच्चों को, मैं अकेला 5वीं में था, उस स्कूल में 70 बच्चे थे, जैसे ज़मीन पे बैठते हैं ना पहले गांव में, वो टाट वगैरह, मतलब घर से बोरी लेके आते थे, पट्टी बोल जिसको देते अच्छी हैं या बोरी फिर पे हाँ। बैठने आए, उनको मैं पढ़ाता था। फिर मैं सैनिक स्कूल में गया, तो वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के बंदे आए। तो नॉर्थ ईस्ट के बंदों को हिंदी नहीं आती और संस्कृत तो मतलब उनको बिल्कुल नहीं आती। तो वहाँ पर क्या हुआ, टीचर ने मेरे को दे दिए वो बंदे कि इस बंदे को तू पढ़ाएगा, और एक बंदा मेरा दोस्त था, उसको भी मुझे पढ़ाना पड़ा, नॉर्थ ईस्ट वाले को। तो 2 को मैं पढ़ा रहा था। तो 8वीं तक उनको संस्कृत पढ़ाई। उनको ये भी नहीं पता था कि मिर्च खाते हैं, मतलब मिर्च स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वो मैं पानी पिएगी ऐसे बोल देते थे वो। तो मतलब उनकी लैंग्वेज को टोटली बेस से, सिर्फ सिलेबस की नहीं, बोल चाल के भी, आमतौर की जो भाषा है। हाँ सब कुछ उनको, कि भाई ये चीज़ मेल है, ये फीमेल है, ये ऐसे है, जाएंगे, मैं जाएंगे खाना खाने, ऐसे बोल देते थे वो। उनकी वो सारी चीज़ें 8वीं तक बढ़िया उनको लैंग्वेज बताई, संस्कृत बताई, 10वीं तक हिंदी बताई। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मतलब आज काम आ रही है, क्योंकि ये चीज़ चैलेंजिंग थी। जिस बंदे को कुछ भी नहीं पता उसको ये चीज़ें सिखाना। 11वीं एकदम से टफ़ हो जाती है। तो 11वीं एकदम से जब टफ़ हो गई, 10th के बाद एक काफ़ी जंप मिलता है। तो तब मेरे कई दोस्त थे हमारे स्कूल में, 11वीं में फ़ेल कर देते हैं कि कहीं 12वीं का रिज़ल्ट ख़राब ना कर दे। तो तब बंदे डर में रहते हैं जी। कि मुझे निकालेंगे। शायद 90 में से 60 बंदे रखे थे, 30 उड़ा दिए। तो उनको मैं टीच करता था क्योंकि एकदम से टफ़ हो गई। और फिर ग्रेजुएशन में मैं ट्यूशन पढ़ाता था क्योंकि उतने रुपए नहीं थे, तो ताकि फैमिली को भी। अर्निंग की। हाँ, एक बार मैंने ये भी सोचा था अखबार भी बांट लें सुबह उठ के, बट ठीक है वो बांटे नहीं, ट्यूशन की तरफ चला गया मैं। तो मतलब थ्रू आउट द लाइफ में पढ़ाता तो रहा हूँ, तो वो जो एक्सप्लेनेशन की पावर है ना वो बेटर होगी, तो वो यहाँ पे काम आ रही है। तो सर फिर आपने जो एसएससी के फील्ड में मतलब एज ए टीचर कब एंट्री की? जब एक फेज़ होता है कि तुम्हारे इंटरव्यू हो गए हैं और उनका रिजल्ट आना बाकी है कि कौन से कॉलेज में तुम एडमिशन लोगे, उनके बाद में भी कुछ राउंड्स होते हैं, तो तब मैं खाली था। तो तब मैंने क्या किया, चंडीगढ़ में जितने भी इंस्टीट्यूट थे, मैंने 10-15 रिज्यूमे अपने टाइप कराए और मैं सब में बांट के आ गया।
तो 1-2 दिन में किसी को नीड थी, उसने मुझे बुला लिया। तो वो फेज़ था कि जब मैं एमबीए करूँगा, उससे पहले के फेज़ में मैंने एंट्री ली। मतलब फाइनली मैं इसमें उतना आना नहीं चाह रहा था। फिर आईआईएम्स नहीं मिले, फिर मैंने सोचा बेस्ट कॉलेज तो मिले नहीं, अब मैं इसी टीचिंग के अंदर रहता हूँ। तो सर आपने एसएससी को एज ए स्टूडेंट भी जिया है? बोल सकते हो। वो मतलब मैंने एसएससी की मेनली तैयारी नहीं करी, मेनली मैंने कैट की करी थी। बट मैं एसएससी को एज ए बैकअप लेके चल रहा था कि क्योंकि फिर मैं टीचिंग में घुस गया था कि इसी में करियर बनाएंगे। तो मैं क्या करता था, मैं साइड बाय साइड एग्ज़ाम दे देता था कि इसमें कुछ तो पोस्ट मिलेगी ही। अब ये पता है कि कितना स्लो है प्रोसेस, उसमें पोस्ट मिलती है इतने में अगला आ जाता है, मैं अगला भी दे देता था। तो ताकि एट द एंड एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो एक जॉब में लेके चलता था साइड बाय साइड, लेकिन तैयारी मैं कर रहा था इसी फील्ड के अंदर आगे जाने की। तो सर जैसे आपने बताया कि आपने एसएससी के फील्ड में टीचिंग स्टार्ट की, तो कोई भी फील्ड अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें अर्ली स्ट्रगल्स तो होते हैं, चाहे आप कोई भी, चाहे वो स्टडी कर रहे हो या फिर आप टीचिंग कर रहे हैं, कोई भी अल्टरनेट प्रोफेशन हो आपका। तो अगर आप बताना चाहें कि आपके अर्ली स्ट्रगल्स क्या थे? अर्ली स्ट्रगल्स ये थे, मतलब एक तो प्रो ये था कि मैंने कॉलेज के जस्ट बाद टीचिंग स्टार्ट कर दी, तो कहीं से कोई बर्डन नहीं था कि भाई कमा के दे। मैंने जस्ट ग्रेजुएशन के बाद, बिकॉज मैं फेल हो गया था, तो सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी सी आहत हुई थी कि भाई अभी काम करते हैं, रुकते नहीं हैं। तो जिस भी मैं इंस्टीट्यूट में जाता, मेरे टर्म्स मैच नहीं होते, मैं सीधा छोड़ के कि मैं चला जाऊंगा, मैं ऐसे बोल देता था कि जो अपनी बात हुई थी उसी के ऊपर रहो, क्योंकि मेरे ऊपर बर्डन नहीं था। घर वाले बोल रहे थे कि भाई हम तुम्हें रुपए दे देंगे, मैं अपने जितने खर्च सकता था उससे ज़्यादा ही कमा रहा था। बट फिर मैंने एक गलती करी, ये गलती करी कि मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोल लिया। तब 22 साल की उम्र थी, तब इतनी नॉलेज थी नहीं। तो जो मैं अर्न कर रहा था पहले किसी इंस्टीट्यूट पर, वो मेरे को 45,000 दे रहे थे। अब मेरे वो तो गए ही गए, अब मेरे को कुछ कमा के दूसरे टीचर्स को बांटने थे। तो मैं करता क्या था, बच्चों से फ़ीस लेता था और खुद जीने जितने अपने बचते थे और बाकी उनके अंदर बांट देता था। एक आधी बार घर से भी मंगाने पड़ते थे। तो उस दौरान ये था कि मैं सुबह 4 बजे उठ के अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी करी, 7 बजे खुद की इंस्टीट्यूट खुद ही खोल लिए, मेरे को स्टाफ नहीं था, और शाम के 7 बजे इंस्टीट्यूट बंद होनी है, तो 12 घंटे तो पैक हो गए। और उसके बाद कंटेंट वंटेंट बनाना, तो मतलब लाइफ ऐसी थी कि मतलब बहुत ज़्यादा पैक हो गई थी, रुपए उतने थे नहीं, घर से दूर शहर में खोल ली थी। तो तब ये भी फेज़ था कि मेरे पास शर्ट के रुपए भी नहीं हैं। तो एक बार तो क्या हुआ था कि कुछ शर्ट का कॉलर फट गया था, तो मैं क्या वो निकलवा के, एक दोस्त ने टेक्निक बताई थी कि पलटवा दे इसको, जी, फिर नया निकलेगा पीछे से, ऐसे पलट पलट के। या फिर फुल बाजू है, कफ फट गए तो हाफ बाजू करवा ले हैं। तो अल्टीमेटली वो ये स्ट्रगल नहीं थे कि मैं उस दौरान बहुत दुखी था, मैं इस चीज़ को एन्जॉय कर रहा था। मतलब मैं ऐसे नहीं था कि भाई अब तो कॉलर बदल के पहननी पड़े, ऐसे नहीं था। जी, ऐसे घर वाले खाने को तो दे ही रहे थे ना। हाँ, बट ये था कि वो मैं नहीं लेना चाह रहा था इन ए वे, बट था, सपोर्ट था। तो बस ऐसे स्ट्रगल रहे हैं। मतलब मेहनत करी है बट खुश होके करी है, जी, दुखी होके मेहनत बाद में करी है कई बार मजबूरी में, बट उस दौरान नहीं करी है टीचिंग के अंदर। एक बार ऐसा फेज़ आया था कि भाई मान लो मेरी जॉब लग गई है, तो छोटा भाई है मेरा, तो भाई उसका भी करियर बनाना है। तो फिर उसके लिए मैंने डिटर्जेंट का धंधा भी खोला था। जी, ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं बताता हूँ जी, कि 5-6 महीने मैंने क्या किया, टीचिंग छोड़ दी। उस वक्त यूट्यूब के ऊपर क्या था, 1.5-2 लाख सब्सक्राइबर होंगे या कुछ, मतलब ठीक ठाक बच्चे जानते थे। कोर्स नहीं होता था, ऐप नहीं होती थी, इनिशियल फेज़ था। तो तब मैं डिटर्जेंट उनके लिए, बिकॉज अब मान लो मैंने डिटर्जेंट बना दिया और किसी के कपड़े फट गए, जला दिए, उसने केमिकल है तो वो तो पीछे पड़ेगा। तो भाई पूरी रिसर्च मैंने बैठ के इंटरनेट पे आर्टिकल पढ़ना, तब एआई तो था नहीं। तो 5-6 महीने मैंने टीचिंग छोड़ के लगातार इंग्लिश पढ़ी, मल्टीपल ब्लॉग्स के ऊपर, ये केमिकल ये करता है, ये करता है, ये करता है, छोटी सी केमिकल इंजीनियरिंग 5-6 महीने में। तो बहुत बढ़िया सरफ भी बना लिया हमने, धोबी घाट पे जाके हम बहुत सारे केमिकल ब्लीच बेच के आते थे। मैं भी जाता था पैकेट लेके, कि मतलब इनिशियली मैं ही कन्विंस करके आता था कि भाई ये है वो है, फिर वो लेके जाते थे। तो फिर आया 2017 का पेपर। तो फिर 2017 का पेपर आया तो एक दिन पहले मैंने, बिकॉज मैथ मेरा स्ट्रॉन्ग था, मैं करता क्या था, पहले 100 क्वेश्चन आते थे मैथ के, जी, 100 इंग्लिश के, तो मैथ के हो जाते थे वहाँ पे अपने 200 मार्क्स। तो वो मेजर इम्पैक्ट था, मैं सिर्फ उसमें बेस्ट करता था, बाकी में पास हो जाता था और जॉब लग जाती थी बिना तैयारी के, क्योंकि मैथ्स तो मैं पढ़ा रहा हूँ।
तो मैंने एक दिन पहले बुक उठाई, तो मेरे को बेसिक स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आ रही कि भाई मोहन ट्रैवल एट दिस स्पीड, मेरे से बेसिक क्वेश्चन नहीं निकल रहे, क्योंकि 5-6 महीने हो गए, मतलब निकल तो रहे, काफ़ी टाइम लग रहा है, मैं कैच नहीं कर पा रहा, बिकॉज उस मोड में मैं था ही नहीं, मेरा दिमाग अलग ही प्रिपरेशन उसमें चल मोड रहा एकदम था। ब्लॉक हो गया था। हाँ, मतलब मैं सर्फ बेच रहा हूँ, मैं ब्लीच बना रहा हूँ, मैं लिक्विड डिटर्जेंट बना रहा हूँ, हम घोल रहे हैं हाथ से, सर्फ ऐसे बनाते थे हम, मतलब टाट बिछा के उसके जी। ऊपर ऐसे ऐसे दस्ताने पहन के, उनके लिए मैं बार्गेनिंग करने जा रहा हूँ, भाई केमिकल सस्ता दे दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे ऐसे। उसके कारण क्या हुआ, एक घर में हम डिटर्जेंट बना रहे थे, हमने कॉस्टिक सोडा भिगा रखा था, वो मकान मालिक आ गया कि पता नहीं क्या बम बना रहे हैं, उसने हमें बोले एक दिन में खाली कर दो। फिर हमें वो मकान भी खाली किया कि भाई, क्योंकि ये धंधा तो बंद नहीं कर सकते, मेरी जॉब लग चुकी थी 16 के थ्रू जो मैंने ज्वाइन की थी। तो ये था कि भाई के लिए धंधा चलवाते हैं, और मेरा जो यूट्यूब वाला करियर है वो स्टेक पे रखते हैं, चले ना चले देखते हैं। तो फिर मैं 2017 का पेपर देने गया, मैं ये बोला था यार मैं तो नहीं दूंगा, मैथ ही स्ट्रेंथ है, इसी के बेस पे जॉब लेते हैं। मेरे को ये स्टेटमेंट ही ऐसी लग रही है, मेरे को समझने में 1 मिनट लग जा रहा है, एक्स्ट्रा पढ़ने के बाद भी बार बार पढ़नी पड़ रही है, 3 बार। तो फिर एक दोस्त ने बोला कि भाई दे आ, देखी जाएगी, चंडीगढ़ में ही है, चंडीगढ़ में ही सेंटर है। तो मैं चला गया, तो तब मैथ्स आया था अनएक्सपेक्टेड, तो मेरे को तो सेल्फ डाउट हुआ कि नॉर्मल आया है, मतलब इतना बुरा हाल है भाई तेरा, देख ले क्या है। तो फिर उसके बाद मैं सोच रहा था अब मैं जाऊंगा, सेकंड इंग्लिश का पेपर नहीं दूंगा। और वैसे मैंने मैथ से पहले वो जितना भी टाइम मिलता है कि वो पढ़ी थी, क्या बोलते हैं, और एक और आता था, ये बहुत ज़्यादा आते थे पहले, मेरे ख्याल काफ़ी 40-45 काफ़ी आ क्वेश्चन जाते थे। आते थे सर पहले। तो ये पहले मैंने पढ़ रखे थे, बाद में फिर मैंने वो इसलिए पढ़े कि रिवाइज कर लेता हूँ, इंग्लिश में मदद करेगा, तो वो दोनों चैप्टर बैठ के मैंने तसल्ली से कर लिए वहाँ पे। बट मैं इंग्लिश नहीं देने वाला था, फिर मैंने सोचा यार दे लेते हैं। फिर उम्मीद तो टूट चुकी थी, मैंने कानों में उंगली डाल के अपना कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ने स्टार्ट किए, और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। तो वो मैं करता गया, मैं स्किप बहुत करता हूँ क्वेश्चन को। फिर मैंने देखा, मैंने तो उतने क्वेश्चन थे ना 200, उसमें से 180 के करीब कर दिए हैं, और मैं तुक्के नहीं लगाता। मैं कहा भाई ये क्या हो गया, क्योंकि मैंने इतनी इंग्लिश पढ़ी थी ना, इतनी ज़्यादा पढ़ी थी दिन रात। तो वहाँ पर पता नहीं 180+ या ऐसे, मतलब बढ़िया नंबर आ गए थे मेरा, उसकी वजह से सिलेक्शन हो गया। मतलब मैथ्स में ख़राब परफॉर्मेंस रहा था, तो उसके थ्रू भी एक जॉब मिली गई थी CCL के अंदर। तो अर्ली स्ट्रगल्स के बाद सर एक फेज ऐसा कब आया आपकी लाइफ में जब आपको लगा कि अब मुझे टीचिंग ही करनी है, और आपको लगने लगा कि बच्चों का रिव्यू भी अच्छा है, और आपको जो सेल्फ डाउट था वो भी क्लियर हो गया? चलो मैं एग्जैक्ट बताता हूँ। तो मैं 1.5 साल से जॉब कर रहा था, तब मैंने जॉब रिज़ाइन करी थी अपनी। तो जॉब के साथ साथ मैंने क्या किया, अपना जो कोर्स है वो रिकॉर्ड किया, और वो कोर्स 9 से 5 जॉब करते थे, 9 से 5:30। तो सुबह में 4 बजे उठ के 9 बजे से पहले एक वीडियो बना के या कंटेंट बना के चला जाता था, 6 बजे घर पे पहुंचता था, तो 6 से 11 में फिर रिकॉर्डिंग करता था और कंटेंट बनाता था। तो फिर वो 4 से 11 फिर पैक हो गया था। तो इस दौरान जो मैंने कोर्स बना लिया, फिर एक टाइम आया जब मेरे पास इतना अमाउंट इकट्ठा हो गया, क्योंकि हम पेंशन वाले डिपार्टमेंट में थे, DPDO होता है जो फौजियों की पेंशन बनाता है। तो हमारे डिपार्टमेंट से एक बंदा रिटायर हुआ था, तो हमें पता था कि लमसम कितना मिलेगा इसको। तो मेरा अमाउंट वहाँ तक पहुँच गया था, इकट्ठा हो गया था। तो फिर मैंने ये सोचा कि एक नौकरी का इकट्ठा हो गया, अब छोड़ते हैं, अब फुल फ्लैश टीचिंग पे जाते हैं। मतलब मेरी तरफ से मैंने नौकरी कर ली, और एट द वर्स्ट क्या होएगा, एट द वर्स्ट ये होएगा मैं ट्यूशन पढ़ा लूँगा, तो जहाँ पर मैं रहूँगा उस रेडियस में 5-6 किलोमीटर तो मैं छोड़ूंगा नहीं बच्चे को। तो एट द वर्स्ट सरकारी नौकरी जितना आ ही जाएगा, तो फिर पूरा लीप ऑफ फेथ लेके। अदरवाइज़ 6 महीने मेरे को लगे थे, सबके कानों में खून निकाल दिया था कि जॉब छोड़ू कि नहीं, जॉब छोड़ू कि नहीं। सबको ये लगता है, 24 घंटे यही पूछता रहता है, डर लगता है ना जॉब छोड़ने से पहले। तो सर स्टूडेंट्स के बीच में जो आपकी इमेज है वो बहुत क्लियर है, बहुत कि सर एक बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा ओवर हाइप नहीं है टीचिंग फील्ड में। तो ये जो आपका जो एक ये नेचर है, ये मतलब नेचुरल है या एक तरीके से कॉन्शियसली मतलब बचपन से था, ये कैसे डेवलप हुआ आपके अंदर? ये नेचर एक तो मेरे फादर की तरफ से आया है, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कई लोग, कट्टर ईमानदार टाइप, इस टाइप से हैं वो। तो बचपन से जो चीज़ तुम देखते हो उसके प्रति लगाव बढ़ जाता है, वो चीज़ जायज़ लगने लगती है। और फिर उसके बाद एक ये है
मेरे को बहुत ज़्यादा शौक़ है चीज़ों के बारे में सोचने का, चिंतन करने का, बहुत ज़्यादा डीप में उनको एनालाइज करने का। तो अल्टीमेटली सब कुछ टेम्परेरी है, तो उस सोच को लेके कि भाई सब कुछ टेम्परेरी है, चीज़ें ऐसे ही चल, टेम्परेरी इन द सेंस सब कुछ ख़त्म होना ही है, तो हम क्यों दूसरों को दुखी करके या दूसरों को लूट के कोई भी काम करें, हम क्यों ना कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी के अंदर, अपने साथ एक लिविंग बीइंग है, एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी लाइफ में भी कुछ ऐड करें। जब इससे काम चल सकता है, बहुत बढ़िया चल सकता है, हमारा भी गांधी जी ने कहा था कि देयर इज़ एनफ फॉर एवरीवन्स नीड ऑन दिस प्लेनेट बट नॉट फॉर वन पर्सनस ग्रीड। तो मतलब वो फिलोसफी है कि उससे बढ़िया काम चल सकता है, तो क्यों ना फॉलो करें ये बात। तो सर एसएससी के फील्ड में आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, अगर आप सम अप कर पाएँ? देखो, दो तरीके के स्टूडेंट हैं। एक तो ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पढ़ते ही नहीं है, तो वो तो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि भाई पढ़ते नहीं है, मतलब कि 50% जनता मेरे को लगती है कि वो सिंसियरली तैयारी ही नहीं करती है, वो हाफ मोड में रहती है, उनका बटन पूरा ऑन नहीं होता है, आधा ऑन होता है। 1 महीना तैयारी करेंगे, छोड़ देंगे, फिर तैयारी करेंगे, फिर छोड़ देंगे। तो मैक्सिमम जनता होएगी इस मोड में। तो वो तो ये गलती कर रही है कि होल हार्टेडली नहीं लग रहे हैं, या तो भाई कर लो, उनको हो सकता है खुद के ऊपर विश्वास ना हो तो फिर छोड़ ही दो। और बाकी बंदे जो हैं, जो सिंसियर स्टूडेंट हैं, अगर मैं कुछ को छोड़ दूं तो उन्होंने प्रोसेस को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रखा है, या फिर उनसे हो गया है कॉम्प्लिकेट। कैसे? वो इस प्रोसेस को ऐसे नहीं देखते हैं कि सिंपली एक सिलेबस है, इसके लिए तुम एक जेन्युइन सी बुक, एक जेन्युइन सा कोर्स उठा लो और इसी को रगड़ दो मल्टीपल टाइम्स और उसके बाद तुम मॉक्स दे लो, दैट्स इट। उन्होंने बहुत सारे स्टेजेस और अपने मन के अंदर बहुत सारे डाउट्स बना रखे हैं कि यहाँ पर मैं क्या करूँ, ये हो जाए तो क्या करूँ, वो हो जाए तो क्या करूँ। तो मतलब ओवरडोज ऑफ इन्फॉर्मेशन है। प्रोसेस को सिंप्लीफाई नहीं, कॉम्प्लेक्स कर दिया है लोगों ने, इस तरीके से बना दिया, ये कर दिया तो नहीं होएगा, ये कर दिया। जैसे लोग टाइपिंग पता कैसे देते हैं, कान में खड़खड़ खड़खड़ सुन के। मतलब मेरे को ये लगता है कि क्या ही ज़रूरत है, मतलब तुम्हारी वैसे ही फास्ट होएगी तो अभी कर ही लोगे, या फिर 9 बजे एग्ज़ाम है तो तुम 9 बजे ही मॉक दो। ठीक है, ये चीज़ें मैटर करती होंगी थोड़ा मोटा, बट इतना कॉम्प्लिकेट बनाने की ज़रूरत है नहीं। अगर तुम एक कमरे में बंद होके अपनी 5-7 बुक्स या कोर्स या अपना कंटेंट पकड़ के बैठोगे तो देन तुम्हें नीड ही नहीं, तुम्हें परफेक्ट पाथ की ज़रूरत नहीं है। अगर परफेक्ट पाथ मिले तो बहुत बढ़िया, परफेक्ट पाथ की ज़रूरत नहीं है, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, उस चीज़ को रोज़ करने की ज़रूरत है। नहीं तो सरकारी नौकरी क्या है, मतलब सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम क्या है, मतलब आदमी में कितनी ताकत है, तुम 1 साल के लिए एक चीज़ के पीछे पड़े हो, क्या नहीं करोगे क्या? तो बस यही है कि वो कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं और कुछ लोग तो जी जान लगा ही नहीं रहे हैं। तो सर एसएससी के फील्ड में एज ए स्टूडेंट आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम था वो मतलब कब था? जैसे पहले मैंने बताया कि मैंने कैट की तैयारी करी थी, तो सबसे पहले मैंने एग्ज़ाम दिया था 2014 का। जी सर। तो उस वक्त थोड़ा सा मेरे मन में ये था, क्योंकि मेरे जो टीचर थे ना, जो कैट पढ़ाते थे, वो भी क्लास के अंदर जब ऐसे क्वेश्चन आता था जिसके ऊपर ऐसे लिखा हुआ होता है बॉटम में कि एसएससी सीजीएल, तो वो देखने भी नहीं देते थे कि ये तो एसएससी का है, हटाओ, मतलब कम इज्जत करते थे। तो फिर मेरे मन में भी ये था कि मैं इसके पैटर्न को क्यों देखूं, जब कैट की इतनी बढ़िया तैयारी कर ली है, मेरे नंबर भी बढ़िया आए हैं और मैं अपनी लाइफ के सबसे मतलब मेहनत करके पूरे उस फेज़ में हूँ कि अगर मैं कोई काम करना चाह रहा हूँ तो बहुत जुडिशियसली उसको बिना कुछ देख के कर रहा हूँ, यानी कि ऐसी बात नहीं है कि नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ। तो उस वक्त मैंने सीजीएल का पेपर बिना कोई पैटर्न, बिना कुछ देखे, बस मुझे ये पता था 4 सब्जेक्ट आते हैं, 50-50 के आते हैं, 2 घंटे मिलेंगे, बस ये जी। तो फिर क्या हुआ कि जैसे रीजनिंग के अंदर मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है जो कि बहुत ईजी है, बच्चों को पता होगा, जी सर। उसमें भी मैं 3-4 मिनट ले गया, क्योंकि लाइफ में पहली बार देखा मैंने। एक भी मॉक नहीं दिया, एक भी बुक नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा एसएससी का। फिर मेरे हाथ पैर फूल गए, मैं बीच में 5 मिनट जीके में लगा के आया, 10 मिनट मैथ में लगा के आया, फिर वापस रीजनिंग में आ गया, मैं ऐसे ही घूमता रहा। फिर मैं इंग्लिश में घूमता रहा। कैट में इंग्लिश अलग तरीके की है, अंडरस्टैंडिंग टाइप की है। तो इससे फिर मुझे ये सीख मिली कि तुम्हें कितना भी आता है, बच्चों को भी मिलेगी, उनको ये लगेगा ना कि कैट करने के बाद तो सीजीएल कर ही लेगा। मैंने लाइटली लिया, उस गेम के रूल ही नहीं समझे। तो कि हमारी एग्ज़ाम पैटर्न को प्रॉपरली समझ के एक उसके अकॉर्डिंग एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसलिए बच्चों को पता है
कि आज मैं अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर इतना जोर क्यों देता हूँ, बिकॉज तब मैंने सीख लिया, सिर्फ नॉलेज से बात नहीं बन रही। फिर मैंने 15 में एग्ज़ाम दिया, मैं मेरे ख्याल 14 में एलिजिबल था पहली बार, वो मैंने पहला दिया, ठीक है। फिर मैंने 15 में एग्ज़ाम दिया। फिर मैं क्या करता था, पेपर से 1 महीना पहले मैं कुछ कुछ मॉक देने स्टार्ट कर देता था और मैथ में टीच करता था। जी सर। तो मेरे को पता था मैथ मुझे आप बचाएगा। 15 में पढ़ाना शुरू कर दिया था सर आपने टीचिंग? 14 में ही, 14 में? हाँ। तो तब तक मैथ तो मैं टीच कर रहा था, और मैथ एक ऐसी चीज़ थी, अगर किसी ने मुझे क्वेश्चन दिया तो बिना सोल्व किए मेरा सोने का दिल नहीं कर रहा कि भाई अब तो इसको करेंगे, इंटरेस्ट था। जी सर। तो उसमें तो 50 में 50 आते ही थे, रीजनिंग में भी आते थे, तो उसके बेस पे हो जाता था सिलेक्शन। तो 15 में क्या हुआ, 15 में मैंने एग्ज़ाम दिया, वो क्लियर हो गया। फिर लेकिन मैं उसकी डीवी कराने नहीं गया, मैंने घर वालों को भी नहीं बताया, क्योंकि एज कितनी थी तब, शायद 22 के करीब एज थी। मैं क्या अगली ले लेंगे, क्योंकि अब मैं डीवी के लिए बताऊंगा तो दिल्ली जाना पड़ता अमृतसर से, बहुत दूर सर है अमृतसर अगर से। आप कंफर्टेबल हो तो आप बता पाएँ कि आपको कौन सी पोस्ट मिली थी उस टाइम पे? उसमें अगर मैं डीवी कराता, मेरे को इंटरव्यू पोस्ट मिलती थी ना पहले, इंटरव्यू पोस्ट तो मेरे को नहीं मिलती, नॉन इंटरव्यू मतलब पोस्ट मैंने नहीं देखी उन मार्क्स में कितनी मिलती, नॉन इंटरव्यू पोस्ट मिलती मुझे ये पता है। जस्ट मैंने ये देखा था कि मुझे इंटरव्यू पोस्ट मिलेगी कि नहीं, और मैं दुखी भी रहा था कुछ दिन कि कैट की तैयारी करके नहीं मिली। तो फिर 16 का पेपर फिर मैंने दिया था फॉर नौकरी, 15 का भी नहीं दिया, 14 का तो वैसे ही दिया, क्योंकि तब तक इंस्टीट्यूट नहीं चल रही थी और मुझे पता था कि भाई अब कुछ और करना पड़ेगा, खाना भी है। तो फिर मैंने वो पेपर दिया। उसमें लास्ट के 1 महीने मैंने रात को लेट लेट जग के 4-5 महीने बहुत सारे मॉक, जितने भी इंस्टीट्यूट के, तब संडे को फ्री लाइव मॉक कंडक्ट पहले से ही कर रहे हैं लोग, तो वो सारे मॉक दे के, तो 16 में मेरे को मिली थी ऑडिटर की डीपीडीओ चंडीगढ़ के अंदर, सीजीडीए के अंदर आता है। चंडीगढ़ में ही वो जॉब मिल गई, और मेरी फैमिली भी तब चंडीगढ़ में रह रही थी, तो ये भी एक लक का फैक्टर रहा कि तब मैं कंटेंट बना पाया। अगर वो जॉब मेरे को कहीं साउथ में मिल जाती, कहीं और मिल जाती, भले ही बड़ी पोस्ट मिल जाती, फिर मैं फिर जॉब में ही रहता, क्योंकि वो टाइम नहीं होता ना, फैमिली खाना वगैरह कपड़े वगैरह सब मिल जाता है। तो फिर 17 में तो मैंने बताया, वैसे ही मैंने वो सरफ वाला इंसिडेंट हो गया, उसके बाद फिर मैंने जॉब नहीं दी, वो एग्ज़ाम नहीं दिया। तो 3 जॉब बेसिकली लग जानी थी, 15 वाली लग जानी थी अगर मैं डीवी देने जाता, मैंने मार्क्स देखे थे कि हाँ लग जाती, 16 वाली लग गई थी, 17 वाली लग तो अप्रोक्स सर आपने कितने साल तक जॉब की होगी? गई, 1.5 साल। 1.5 साल। तो सर जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे तो आपके माइंड में कोई ऐसा गोल क्लियर था कि मुझे मतलब इस फील्ड में जाना है, कोई एक ऐसा एस्पिरेशन हो कि आपको इस फील्ड में जाना था? जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस वक्त, जो मेरी लाइफ का फेज़ था, उस दौरान कोई डायरेक्शन नहीं थी। मतलब ऐसा फेज़ था कि जस्ट मेरे को 2-3 चीज़ें पसंद है, मूवी देखना, मेरे पास लैपटॉप था, कई बार मैं 3 भी देख लेता था, हैं 1 तो देख ही लेता था। वर्कआउट करने जाता था, मंडी से फल ले आया, खा लिए, 2 बार वर्कआउट कर लिया, और बस रहता था, मतलब जिंदा थे बस। तो जब पहली बार लाइफ में डायरेक्शन आई, वो ये आई जब मैं फेल हो गया और कैट के दौरान, तब मतलब दोबारा से डायरेक्शन आई। अदरवाइज जब मैं स्कूलिंग के अंदर पढ़ता था, बहुत सिंसियर स्टूडेंट रहा हूँ मैं 12 तक, एक्सट्रीमली। होमवर्क दे दिया तो होगा, कुछ टीचर ने बोल दिया तो होगा, हैं भाई ऐसे लोग जिनकी नोटबुक्स बनी रहती हैं। जी सर। मेरी तो नोटबुक चोरी हो जाती थी कि इतनी अच्छी बनी है। जी सर। एक बार चोरी भी कर ली थी एक बंदे ने पेपर से पहले। वो फेज ऐसा रहा, ये मैं ब्लेटेंटली क्यों बता रहा हूँ, ताकि बच्चों को भी ये लगे कि यार ठीक है, ऐसा हो जाता ऐसा है। नहीं है कि मतलब एमलेस था मैं, सीधी सी बात है, जरूरी नहीं है कि गोल क्लियर ही हो पहले से। हाँ मेरे को नहीं पता था, लोग ये बोल देते हैं मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे नहीं पता था मुझे क्या बनना है। जी सर। मैं जस्ट क्रूजिंग थ्रू लाइफ था। तो जब पहली बार दोबारा से मैं ट्रैक पे आया, मुझे मिल गया कि ये करना है, ये नहीं हुआ तो भाई कुछ नहीं है, मैंने डिसाइड किया, देन फिर से मैंने शिद्दत से किया। तो सर एसएससी के सिलेक्शन के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या प्रॉपर इंटेलिजेंस की नीड है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, या एक एवरेज बच्चा भी प्रॉपर हार्डवर्क के थ्रू इसको क्रैक कर सकता है? इसके लिए मैं 2 स्टोरी बताऊंगा, तो अगर मैं एक भूल जाऊं मुझे याद दिला देना। जैसे मतलब अगर मैं स्पष्ट पहले छोटा उत्तर दूं तो ये है कि अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो और कोई मेडिकल ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट एक एवरेज स्टूडेंट हो, एवरीथिंग इज़ वर्किंग ओके, तो तुम हार्डवर्क के थ्रू डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो। टाइम कम ज़्यादा लग सकता है,
जी सर। भाई किसी की आईक्यू स्ट्रॉन्ग है, जल्दी कैच करता है, स्कूलिंग बहुत बढ़िया रही है, सारे फैक्टर बढ़िया रहे हैं, हो सकता है वो 5-6 महीने में निपटा दे। जैसे मैंने 4.5 महीने में कर ली थी कैट की तैयारी। जब मैंने पहले दिन इंस्टीट्यूट में कदम रखा और जब पेपर था उसके बीच में 4.5 महीने का ही गैप था, बट मेरे सारे फैक्टर्स बहुत प्रॉपरली अलाइंड थे। मैं 24 में से 24 घंटे पढ़ने के लिए तैयार था, बस टीचर मेरे को बोले कि ऐसे कर ले। और टीचर बहुत कंसाइज मटेरियल लेके बैठे थे, सारा मटेरियल मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता था, तो फैक्टर्स ऐसे अलाइन थे। और मैं हाई मतलब खुद की तारीफ कर रहा हूँ, बट मैं ये मानता हूँ कि मेरी आईक्यू ठीक है और स्कूलिंग बहुत बहुत ज़बरदस्त स्कूलिंग हुई है। सैनिक स्कूल कुंजपुरा के अंदर हुई है, बहुत बढ़िया स्कूल से सैनिक स्कूल। एटलीस्ट जब मैं पढ़ा तब तक तो थे। पहली स्टोरी एक तो ये हो गया शॉर्ट आंसर की, भाई कर सकता है हार्ड सर आप वर्किंग अगर एक बच्चा। बार सैनिक स्कूल के बारे में प्रॉपर बता पाएँ। सैनिक स्कूल्स जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बना रखे हैं, हर एक स्टेट में लगभग एक है, एक आधे जो बड़े स्टेट हैं उनमें 2 भी हैं। तो आपका कौन सा था, कहाँ पे सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल के था? अंदर। करनाल के। जी सर। ये हैं इंडियन आर्मी को ऑफिसर्स सप्लाई करने के लिए बनाए गए हैं। मतलब सैनिक स्कूल का मेन पर्पज़ है कि इन बच्चों को फ्यूचर में ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए बढ़िया ऑफिसर तैयार करो। तो ये सैनिक स्कूल्स का मेन एम है। तो वहाँ पर पूरे फौज की तरह डिसिप्लिन होता है कि सुबह 5 बजे उठे हैं, पीटी करके आए हैं, ऐसे दिन में 9-10 बार तो गिनती हो रही है। खाकी वर्दी थी हमारी स्कूल की, हैं, पिप्स वगैरह लगी हैं, बैरे पहनी है और फौज की तरह मार्चिंग करते हुए जा रहे हैं। तो वो स्कूल एक ऑलराउंडर बना के भेजता है बंदे को। मतलब हम गेम्स में भी बढ़िया हैं, पढ़ाई भी बढ़िया करवा रहे हैं, डिसिप्लिन्ड। हमारे जूते ऐसे, जूते में शक्ल दिखती थी, ऐसे पॉलिश्ड रहते थे, हम खुद करते थे। और ना मिले तो हो सकता है 1 किलोमीटर डड्डू चाल चलनी पड़ जाए, सीनियर्स जैसे मेंढक चलता है ऐसे हैं, और रोड के ऊपर फ्रंट रोल करने पड़ जाए, पनिशमेंट मिल जाए हैं। उस टाइम उसमें सीनियरिटी थी, तो मतलब डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा बना के दिया सैनिक स्कूल ने। जी सर। एक बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल बना के दिया। तो सर आप बोलना चाह रहे थे कि एक स्टोरी और शेयर करना चाहते थे बच्चों के साथ जो एवरेज बच्चे हैं। एक स्टूडेंट था, वो मेरे को ये लगता था कि इसका कभी कुछ नहीं होएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कम समझता था। उसको मैं समझा रहा हूँ कि भाई ये ऐसे है, ये ऐसे है, क्वेश्चन के एंड में आके बोल देगा कि लेकिन ये ऐसे कैसे है, पहले वाली चीज़ को बोल देगा। जी सर। तो मैं क्या यार 10 मिनट बोला हूँ मैं, भाई पहले बता देता, बट अब की बार बताऊँगा। फिर मैं पूरा बोलूँगा, फिर बोल देगा मेरे को स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रही। तो मेरे को ये था कि मैं मुंह पे नहीं बोल सकता, बट ये कुछ भी कर ले इसका होएगा नहीं है। मेरा पहला स्टूडेंट अंदर से, मैं उससे बचता था कि वो आया है, हैंडआउट्स रखे होते थे टाइम इंस्टीट्यूट में जब मैं जॉब करता था, मैं उनके पीछे छुप गया कि भाई अभी आधा घंटा ऐसा दिमाग खाएगा और इसको समझ भी नहीं आएगा। तो उसने एक बार पूछा कि सर, उसको भी शायद पता नहीं, पता लग गया होगा या पता नहीं, उसने पूछा सर वाकई में बताओ मेरा हो सकता है, अगर हो सकता है तो मैं क्या करूं। मैं कहा भाई देख तू सीरियसली पूछ रहा है तो तेरे को बताऊं। मैंने एक PDF बना रखी थी अपनी, जिसमें मैंने क्वेश्चंस को लेवल वाइज टाइप वाइज अरेंज कर रखा था। जी सर। तो मैंने उसको ये दी कि इसको 3 बार करके आ और उसके बाद मेरे को मिल भाई, उससे पहले मत मिल, फिर मैं तेरा रिजल्ट देखूंगा। मेरे को पता था नहीं करेगा जिस हिसाब, बट वो बंदा मेरे को दिखा नहीं 5-6 महीने, और फिर वो आया, मैं फिर मैं कह रही है, फिर आ गया, अब फिर गया आधा घंटा, वो क्वेश्चन लेके आया, फिर मैंने उसको समझाया ना, उसको समझ में आया। मैं क्या सच में समझ में आ गया? बोला हाँ। मैं क्या पागल बना रहा है? मैं क्या ये बता। तो उसने मेरे को चीज़ बताई, तो फिर मेरे को ये लगा कि मतलब वो वाकई में बहुत कम समझता था, जितना मैंने सबसे कम समझने वाला बंदा कम समझने वाले बंदों में देखा वो, कि भाई इसको समझ में आ गया। तो तब से मेरे को ये लग रहा है कि स्टूडेंट का अननेसेसरीली हमें डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। जी सर। और एक और चीज़, जैसे मैं सैनिक स्कूल में था, 5वीं क्लास तक मैं अपने स्कूल में मतलब 100 में से 100 लेके आता था हर एक सब्जेक्ट में। मेरे स्कूल में 5वीं में, मैं बता रहा था छोटा स्कूल था, उसमें 6ठी में 3 बंदे थे, 5वीं में 1, 7-8 होंगे चौथी में। तो 6ठी वाले भी मैं पढ़ता था कि मैं संस्कृत भी पढ़ूंगा, क्योंकि सब कुछ समझ में आ रहा है, वो मेरे को बहुत इंटेलिजेंट समझ रहे हैं। तो जैसे ही मैं सैनिक स्कूल में गया, वो इंग्लिश मीडियम हो गया, तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया कि भाई ये इतने तेज़ बंदे हैं, इंग्लिश बोल लेते हैं। मेरे को तो इंग्लिश इतनी आती थी जो आती है ना, माई नेम इज़ भूतेश, आई स्टडी इन 4th क्लास, 5-6 लाइनें आती थी। तो मैं क्या, ये तो इंग्लिश में बोलते हैं और जवाब देते हैं। तो कॉन्फिडेंस इतना डाउन हुआ कि मैं एक एवरेज बच्चा सा हो गया। फिर 11वीं तक मैं एवरेज रहा, 10वीं तक। फिर 11वीं में क्या हुआ, ऐसे डरते थे कि 11वीं में लोग फेल कर देंगे,
मैं बता रहा था। तो फिर मैं झज्जर एक इंस्टीट्यूट के अंदर गया कि मैं ट्यूशन ले लूँगा। तो वहाँ पे मैं क्या करता था, टीचर जो बता रहे हैं, सिंसियर में स्टार्टिंग से था, वो जो भी होमवर्क देते मैं करके ले आता। तो ये बोलते कि भूतेश तो बहुत इंटेलिजेंट है, भूतेश क्या कुछ अलग खाता है, तुम लोग सीखो इससे, ऐसे ऐसे। तो फिर ये है ना भाई, टीचर इतना रिगार्ड कर रहा है तो फिर मैं और पढ़ूंगा। तो फिर मैं और पढ़ता, फिर मैं कोई भी काम छोड़ नहीं सकता था टीचर का, कोई भी सवाल नहीं छोड़ सकता था। फिर मैं पढ़ने लगा। तो सैनिक स्कूल में मेरी पोजीशन आती थी, तीनों सेक्शन को मिला दे तो 30वीं के करीब। बट तब मेरा इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, तब मैं वापस गया ना, तो मैं पहले 5 में आने लगा। मतलब सारे 100 बच्चों में, 60 बच्चों में 30 से सीधा 5 पे। तो सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है कि उन टीचर ने मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर लिया। मेरे को खुद ये लगना लगा कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ। अच्छा, टीचर दूसरों को मेरा एग्जाम्पल दे रहे हैं। अदरवाइज मैं 10वीं तक ये सोचता रहा था, दूसरे जो बंदे थे, कि भाई इसकी कैसे टक्कर लेंगे, ये तो भाई हमसे बहुत तेज़ बंदा है। तो कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। और उसमें सर टीचर का बहुत रोल है उसमें। हाँ, तो अगर बंदा, हमारे कैट के टीचर ने हमें ये बताया था, वामसी कृष्णा चौधरी नाम है जी। कि तुम एग्जाम को ऐसे देखते हो कि कैट बड़ा सा एग्जाम, ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम ऐसे देखो कि कैट ये सिलेबस है। जी सर। उन्होंने ये बताया था, मैंने चैप्टर के नाम लिख रखे थे कि परसेंटेज मैं 1 मिनट में लिख देता था सारे चैप्टर के नाम। बोले सारे चैप्टर के नाम 1 मिनट में लिखने आने चाहिए। क्यों? ताकि तुम 1 मिनट में बता सको कि ये तो सिलेबस है, क्या है ये, सारे चैप्टर तो आते हैं। कि इसको छोटा देखो, इसको बड़ा मत बनाओ, कि ऐसे बनाओ कि परसेंटेज ही तो है, 5 कंसेप्ट है, कर लेंगे, सारे सीख तो रखे हैं। तो उन्होंने भी ये चीज़ को उन्होंने डुएबल बनाया। जैसे एसएससी में बच्चे क्या करते हैं, सर इतनी ट्रिग्नोमेट्री है, इतनी आइडेंटिटी है, इतना ये है, वो उसको अननेसेसरीली बड़ा बना के रखते हैं। ऐसे सोचो ना, एक पेपर है, 5-6 बुक्स पढ़नी है या फिर 1-2 कोर्स करने हैं, और कर लेंगे, क्या दिक्कत है, मतलब मेरे में कोई कमी है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या मेरे अंदर। अगर स्टूडेंट ऐसे सोचेगा और फिर जी जान से लगेगा, तो मतलब अलग ही लेवल पर उसका रिजल्ट आएगा। जैसे जो वामसी कृष्णा चौधरी हैं, उन्होंने भी मेरे को ये बोला था 2 महीने के बाद, जब 2-3 महीने हो गए थे कोचिंग लेते हुए, जी सर, वो टेस्ट लेते थे। उन्होंने बोला था कि कैट में एक्यूरेसी मैटर करती है, तो मैं तुक्के नहीं लगाता था, 100% क्वेश्चन ठीक मिलते थे। कि भाई आज किसी का सिलेक्शन, अगर आज पेपर हो गया तो एक ही बंदा है जिसका सिलेक्शन होगा। मेरे को नहीं लग रहा था मेरा नाम लेंगे जी। तो कि भूतेश का सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर मेरे को खुद के ऊपर और विश्वास हुआ, तो मैं और जोर शोर से पढ़ने लगा। तो टीचर का काफ़ी हाथ होता है, काफ़ी। जी सर। और ये चीज़ इसलिए नहीं है कि मैं बच्चे को बोल दूं कि, एक तो ये है कि मान लो उसका नहीं होना और उसको मैं अपीज़ कर दूं कि तेरा भी हो जाएगा, इसलिए नहीं है। कई बच्चों को ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। भाई अगर मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, 10वीं तक का मैथ है, कोई जीके वीके कोई खास इतनी बड़ी, मेरे को कई बार खुद ये लगता है कि मैं इतना महान काम नहीं कर रहा हूँ जितना ये स्टूडेंट मान रहे हैं कि 20 चैप्टर हैं, उसको पढ़ा रहा हूँ, उसके कंसेप्ट्स थोड़े से ऑप्टिमाइज़ कर लिए हैं, और ये मान रहे हैं कि पता नहीं सर कितने इंटेलिजेंट हैं। तो जो भी ओके हम काम कर रहे हैं, तो इतना महान नहीं है सिलेबस, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मन बनाओ, जो लोग बता रहे हैं कि ये करो, टीचर्स बता रहे हैं, वो चीज़ मत छोड़ो, उसको करो, ईजिली कर लोगे तुम। और हर साल लोग कर रहे हैं, हर साल लोग कर रहे हैं। और कई लोग हैं इंटेलिजेंट, वो क्या करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। मेरा खुद का भाई बढ़िया IQ, और एक दूसरा बंदा मेरे पास पड़ोस से आता था, जब मैं कॉलेज के टाइम पे ट्यूशन पढ़ाता था, तो मेरे भाई का मैथ सबसे स्ट्रॉन्ग। जब साल की शुरुआत हुई तो पढ़ ही नहीं रहा, मैं क्या भाई पढ़ ले, उन सबसे पहले उत्तर निकाल दे रहा है। 9th का मैं ट्यूशन देता था। एक दूसरा बंदा उससे काफ़ी डल, उसके बेचारे के 60-70 नंबर आते थे मैथ में, पर वो सिंसियर है। मेरा भाई फेल हो गया उस साल मैथ में और उसके 99 आए। तो अल्टीमेटली एक चीज़ है जो गारंटी करती है सक्सेस, कंसिस्टेंटली रोज़ जाके मेहनत करना। बाकी सेकेंडरी चीज़ें वो टाइम डिसाइड करती हैं कि तुम्हें कम टाइम लगेगा या ज़्यादा। मतलब हम सम अप करें तो मतलब हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इफ टैलेंट डू नॉट वर्क हार्ड। हाँ, डेफिनेटली। जी सर। टैलेंट एक बोनस है, यस सर। दी रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्स्ट्रा बोनस है। हार्ड वर्क दी रिक्वायरमेंट है। सर हर साल लाखों बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं और उनमें से बहुत बच्चे सेलेक्ट भी होते हैं। तो हमने देखा है कि एक ही टीचर से बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन बहुत बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है और बहुतों का सिलेक्शन नहीं होता। तो एक बच्चे के सिलेक्शन में एक टीचर और स्टूडेंट दोनों का मतलब कितना हाथ है, अगर आप सम अप कर पाएँ इस तरीके से। तो एक बार हम फिर इस
चीज़ के अंदर टीचर का रोल डिफाइन कर लेते हैं जी कि टीचर क्या है, टीचर का क्या काम है, एक बार वो समझ लेते हैं। जैसे टीचर क्या करता है या मैं क्या करता हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊँ, मैं ये कोशिश करता हूँ कि हमें जिस स्टेज तक पहुँचना है, जो स्किल सेट हमें एक्वायर करना है पेपर को क्लियर करने में, उस चीज़ के लिए मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट क्या हो सकता है, उसको बेस्ट किस वे में दिया जा सकता है, कैसे अरेंज करके दिया जा सकता है। यानी कि उसी काम को मैं एफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़, जैसे ये मान लो कि एक बंदा पैदल जा रहा है, एक बंदा साइकिल पे जा रहा है, तो साइकिल थोड़ी सी ज़्यादा एफिशिएंट रहेगी डिस्टेंस को कवर करने में, बट हम ये नहीं बोल सकते कि पैदल वाला पहुंचेगा ही नहीं। तो हम टीचर क्या करता है, उस काम को एफिशिएंट बना देता है। हो सकता है अगर वो टीचर ना रहे स्टूडेंट की लाइफ में, तो हो सकता है अगर वो खुद राइट पाथ फॉलो कर पाए तो वो उतने ही टाइम में कर लेगा एग्ज़ाम को क्लियर। अगर कुछ गलतियां कर दे तो हो सकता है 6 महीने की जगह साल ले ले, 1.5 साल ले ले, 2 साल ले ले। तो टीचर इन ए वे एक टूल है उस काम को अच्छे से करने का। जी अगर हमारे पास कैंची होगी, कैंची एक टूल है, तो हम अच्छे से कटाई कर पाएंगे। हाथ से चीज़ों को ऐसे फाड़ेंगे तो उतना एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे। तो टीचर का इतना रोल है कि वो फर्स्ट स्टेप हो गया कि वो गाइड कर रहा है बच्चे को। उसके बाद वो टूल तो सबके पास है, साइकिल सबके पास है, बट कोई चला रहा है, कोई उतने अच्छे से नहीं चला रहा है। तो अल्टीमेटली मैक्सिमम जो बर्डन है इस काम का वो स्टूडेंट के ऊपर है। मतलब मान लो एक बुक है, बुक खरीदने से सिलेक्शन नहीं होता, तो ऐसे ही टीचर के साथ कनेक्ट होने से सिलेक्शन नहीं होता। वो जस्ट एक टूल है, उस टूल को अच्छे से यूज़ करो। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, टूल भी कैसा है। टूल भी यूज़ होगा 6 महीने में, 1 साल में। 6 महीने 1 साल एक काम करना बहुत मुश्किल है। मतलब मेरे को तो लगता है सक्सेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट अगर कोई काम है तो वो कंसिस्टेंसी है। तो वो उस टूल को उतना कंसिस्टेंटली बरत नहीं पाते हैं। तो अगर मान लो टीचर में ऐसे मान लो किसी ने चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा एफिशिएंट कर दी, किसी ने कम एफिशिएंट कर दी, तो उसके हिसाब से ठीक है भाई, टाइम ऊपर नीचे हो जाएगा, बट अल्टीमेटली वो काम करना तो स्टूडेंट को ही है। तो अगर कोई स्टूडेंट सक्सेसफुल हो रहा है तो सबसे बड़ा हाथ उसका है, क्योंकि उसने जो इतने घंटे दिए हैं उस काम के अंदर वो उसी ने दिए हैं, हमने नहीं दिए हैं। हाँ, हम बस ये प्राउड फील कर सकते हैं कि भाई मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी कि मैं मिनिमम फ्रिक्शन के साथ तेरा काम करवा दूंगा, मैं तेरे को अननेसेसरीली भटकने नहीं दूंगा। क्योंकि अगर मेरे हाथ में होता तो मेरे सारे रिलेटिव, सारे फैमिली वाले इंस्पेक्टर मिलते हैं। तो बिकॉज कोऑपरेशन चाहिए, तो स्टूडेंट का बड़ा हाथ है। जी सर, जैसे 2026 का CGL का प्री है, तो बहुत कम समय बचा हुआ है, तो अगर आप बता पाएँ कि बच्चे जो SSC की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने 2025 का प्री या मेंस भी दिया है, या जो किसी वजह से रह पाए हैं मेंस में, वो गलती ना दोहराएं उसके लिए। देखो, जो 2026 की तैयारी कर रहे हैं वो मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि वो आज तो तैयारी नहीं स्टार्ट करेंगे, वो कर चुके हैं और कुछ पोर्शन वो कवर भी कर चुके होंगे। तो बचे हुए टाइम को तो एक मोटा मोटा फ़िलहाल मेरी तरफ से क्या बेस्ट रहेगा बताना, कि मान लो उन्होंने कोई ना कोई कंटेंट अब चूज़ कर लिया है जी, और वो उन्होंने कंज्यूम करना भी स्टार्ट कर दिया है, तो उसी कंटेंट के ऊपर रहो अनटिल एंड अनलेस। भाई हर तरह का कंटेंट होता है कि तुम्हें साफ दिख रहा है कि ये मेरा टाइम वेस्ट करा रहा है, तो उसी कंटेंट के ऊपर रहो। और बहुत ज़्यादा डीप जाने की बजाय कि तुमने परसेंटेज में 5 दिन लगा लिए, तुम एक बार बेसिक से सिलेबस को कवर कर लो। जनरली कंटेंट के अंदर, जैसे मेरे कंटेंट के अंदर मैं PYQs डाल देता हूँ, तो अलग से करने की नीड नहीं होती, बट तो इसीलिए जनरली डाला ही जाता है हर जगह ही PYQs, उसी के बेस पे कंटेंट बनाया जाता है। हाँ, तो एक बार अगर तुम कंटेंट को कर लेते हो तो उसी को बार बार रिपीट करो, उसी PDF को बार बार रिपीट करो। बच्चे क्या गलती करते हैं कि अब मैंने ये कर दिया, अब मैं अलग से चैप्टर वाइज टेस्ट दूंगा, अलग से 10 क्वेश्चन ले आया, अब फिर मैं अलग से ये चीज़ दूंगा, अलग से वो चीज़ दूंगा। अननेसेसरीली अपने काम को बढ़ा लेते हैं। हम अगर किसी काम को एक बार करते हैं तो उसमें हम महारत हासिल नहीं कर पाते जी सर। तो और बच्चों को लगता है कि ये कंटेंट मैं कंज्यूम कर चुका हूँ तो इसको मैं दोबारा देखूँ। ये मूवी नहीं है कि एक बार मैं मूवी देख चुका हूँ तो मूवी के ऊपर कोई तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछता। अगर कोई तुमसे क्वेश्चन पूछे कि ये मूवी देखो और एंड में क्विज होएगी और तुम्हें 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो फिर मेरे ख्याल तुम 10-20 बार देखोगे। तो इसीलिए इसके ऊपर बेस्ड तुम्हारी जॉब लग रही है, तो एक बार में तुम नहीं सब कुछ ग्रहण कर पाते, तो तुम्हें सेम चीज़ बार बार देखनी है, मल्टीपल रिवीजन्स करने, एक ही हाँ, पार्टिकुलर एक बार कंटेंट एक बार छांट लो अच्छा,
फिर उसके बाद एक बार ट्रस्ट कर लिया, जी जैसे मैंने अपने टीचर, एक बार मैंने देखा कहाँ कैट की कोचिंग लूँ, तो मेरा जहाँ पर दिल भरा कि यार यहाँ पे करेंगे, फिर मैंने ब्लाइंडली फेथ किया कि ठीक है भाई अब मानते हैं, अब अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं घुसाते हैं बीच में, अब जो सामने वाला बोल रहा है उसकी एक्सपर्टीज़ पर मैंने भरोसा कर लिया है, तो उसी चीज़ को बार बार। तो एक बेसिक रोड मैप क्या है, एक सिलेबस को करो और उसके बाद मॉक्स दो, तो मोस्टली उसके अंदर PYQs कवर होंगे। एट द मैक्स अगर तुम थोड़ा सा डेविएट होना चाह रहे हो पाथ में, कई बच्चे बोल रहे हैं मैं तो ये पढ़ पढ़ के बोर हो गया जी सर, भाई, क्योंकि रिपीटर हो गया 2 बार दे लिया, तो तुम PYQs को भी इंक्लूड कर लो, बट बहुत सारा मटेरियल मत घुसाओ कि तुम चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे रहे हो किसी और प्लेटफॉर्म के, कंसेप्ट सेम ही है। जब तुम सेम चीज़ बार बार करोगे तो अगर तुम समझ पाओ, मान लो किसी बुक के राइट पेज पर कोने में एक कंसेप्ट लिखा हुआ है जीके का, तो तुम सेम बुक को बार बार पढ़ते हो तो तुम्हें वो जगह भी याद हो जाती है। यस सर, तो सेम कंटेंट को जब तुम बार बार करते हो तो तुम्हें एक्स्ट्रा क्लैरिटी आती रहेगी। टीचर्स को इतनी क्लैरिटी क्यों है कंसेप्ट की, एक ही रीज़न है, रिपीटिशन। जी सर, ऐसे बोलते हैं रिपीटिशन इज मदर ऑफ लर्निंग, तो इसे करो। तो अपने जो एक्स्ट्रा मटेरियल अगर अभी तुमने फाइनलाइज कर भी लिया है तो उसे काट दो फिलहाल, अननेसेसरी एक्स्ट्रा कर लिया है। बच्चों को एक फोमो रहता है कि मैं कितना कुछ क्या पढ़ लूँ, ज़्यादा पढ़ने के नंबर नहीं मिलेंगे, अच्छा पढ़ने के नंबर मिलेंगे। अच्छे से पढ़ लो, जनरली जो टीचर्स हैं सब कुछ कवर कर ही देते हैं। आज के दिन ये प्रॉब्लम नहीं है कि टीचर सारा कवर नहीं कर रहे हो, ज़्यादा कवर कर दे रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। तो वो टेंशन तुम्हें नहीं लेनी कि कुछ छूट जाएगा, एक मटेरियल डिसाइड करो और रगड़ दो उसे। जी सर। तो सर अगर कोई SSC की तैयारी करना चाहता है, बिल्कुल फ्रेशर बच्चा, और वो एक ईमानदारी से तैयारी करना चाहता है, तो उस बच्चे के लिए आप एक ऐसा कोई रूटीन सेटअप कि उसको, जैसे मान लो बहुत से बच्चे क्या है कि उसको मैथ भी पर डे पढ़ना है, GK भी पर डे पढ़ना है, या रीजनिंग पर डे पढ़ना है, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलना, या उसको कंबाइंड करके कि 2 सब्जेक्ट एक साथ तैयारी करके, या 2 को एक साथ तैयारी करके, तो एक प्रॉपर तैयारी के रूप में आप उसको कैसे मतलब सम अप करेंगे? जैसे इसमें क्या है, अलग अलग पर्सन अलग अलग तरीके से तैयारी करते हैं, तो मैं अपना ओपिनियन या मेरे को जनरली क्या ठीक लगता है वो बता देता हूँ। ये मैं पहले क्यों बोल रहा हूँ कि ये ना हो कि भाई मैंने इस चीज़ में जो बोल दिया पत्थर की लकीर है। कई चीज़ों में अलग अलग चीज़ें अलग अलग बंदों के लिए काम करती हैं। जी पर्सनली मेरे को ये ठीक लगता है, मैं कैसे करता या अपने छोटे भाई को क्या सलाह देता कि भाई चारों मत उठा। उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, ओवरवेल्म हो जाता है ब्रेन। अगर तुम चारों नहीं भी पढ़ पाते तो फिर गिल्ट में रहते हो कि आज मेरी ये चीज़ छूट गई, क्योंकि हर एक चीज़ उठाओगे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। मैथ्स में भी अरिथमेटिक एडवांस हो जाएगा, रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल, या एक टॉपिक भी करोगे, जीके के अंदर करंट अफेयर हो गई, इंग्लिश में वोकैब हो गई। जी तो मैं जनरली ये बोलूँगा कि अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग से तैयारी कर रहा है तो 2 सब्जेक्ट उठा लो, मैक्स कोई कैपेबल है तो 3 उठा लो। 2 में क्या है, जैसे ये देखो मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ, जी मैं एक फ्लो की स्टेट में आया हुआ हूँ, मेरे को मज़ा आ रहा है, मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, कंसेप्ट दिमाग में जा रहा है, बट इंग्लिश का टाइम हो गया तो मैं अननेसेसरी एक कंसंट्रेशन की फॉर्म से बाहर आके फिर से कंसंट्रेशन बिल्ड करूँगा। तो मेरे को लग रहा है कि वो वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड कंसंट्रेशन हो गया। कितना अच्छा तुम्हारा चल रहा था, तो अगर तुम 4 सब्जेक्ट करोगे तो ये काम तुम बार बार करोगे। तो अगर 2 सब्जेक्ट लेके चलोगे तो तुम क्या कर सकते हो, उसका भी ऐसा फिक्स करने की ज़रूरत नहीं कि 5 बजे इंग्लिश स्टार्ट कर देंगे। तो मैथ कर रहे हो, तुम्हें मज़ा आ रहा है, 1 घंटा और खींच दो। अगले दिन क्या पता इंग्लिश में मज़ा आ रहा हो, उसको 1 घंटा और खींच दो। तो मतलब कम लेके चलो। कई सब्जेक्ट छोटे हैं, कई सब्जेक्ट बड़े हैं, तो कई बार क्या होगा, तुम्हारा एक सब्जेक्ट पहले ख़त्म हो जाएगा। जैसे रीजनिंग जल्दी खत्म हो जाएगा, सपोज मैथ और रीजनिंग लेके चले तो रीजनिंग जल्दी खत्म हो गया, फिर उसके बाद में तुमने उसकी जगह मैथ और इंग्लिश इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर हो सकता है कि इसी ऑर्डर में करना ज़रूरी नहीं है, अपने हिसाब से कर लो। फिर हो सकता है मैथ्स पहले ख़त्म हो गया। और 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है लर्निंग का फेज़ और एक होता है रिवीजन का फेज़। तो जब तुम लर्न करते हो तो तुम्हें डिटेल में एक चीज़ के ऊपर दिमाग लगा के वो करना ज़रूरी है, उसी के अंदर डीप जाके अच्छे से चीज़ें समझ के। तो ये उस चीज़ में भी मदद करेगा। तुम्हारे पास 10 जगह तुम्हें दिन में दिमाग नहीं लगाना है कि जीके भी पढ़नी है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो मेरे हिसाब से तुम 2 या एट द मैक्स 3 लेके चलो। और जब तुम रिवीजन, एक और चीज़ जो बच्चे बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, जी जब तुम एक चीज़ पढ़ोगे उसके बाद क्या होता है, वो कंसेप्ट्स भूलते जाते हैं पुराने वाले। और बिकॉज अब ऑनलाइन एजुकेशन है तो क्या है, वो घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन में क्या होता था,
पड़ोसी को बोला, पड़ोसी बोल रहा मैं ही भूल गया, तीसरे से पूछा, वो बोला मैं भी भूल गया। तो ये रहता है भाई, सब एक ही नाव में सवार हैं। अब सबको लग रहा है ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही है। ह्यूमन माइंड ऐसे ही काम करता है कि तुम इसको एकदम से इन्फॉर्मेशन देते हो तो सारी रिटेन नहीं करेगा, ज़रूरी को रिटेन करेगा और जो ज़रूरी नहीं लगेगी उसे भगाएगा। फिर हो सकता है तुम्हारे मन में डाउट आए, फिर मैथ तो ज़रूरी है, जीके तो ज़रूरी है, क्यों नहीं रिटेन कर रहा? उसको नहीं पता ज़रूरी है, तुम रिपीट करोगे तो उसको पता लगेगा, अच्छा ये बार बार ये इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा है। तुम जितने फोकस के साथ कंज्यूम करोगे तो ब्रेन को पता लगेगा ये इसको इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो ये जैसे जब तुम फोकस के साथ पढ़ते हो तो तुम रिटेन करते हो, जब तुम अगले दिन रिवीजन करते हो तो ब्रेन ज़्यादा रिटेन करेगा, अच्छा इसको दोबारा इसने पढ़ लिया। तो एक लाइट रिवीजन, अगर आज तुमने कुछ पढ़ा, अगले दिन 10 मिनट के अंदर एक लाइट रिवीजन दे दो, ओवरव्यू। जी सर। तो तुमने 10 मिनट के अंदर एक बार एक्स्ट्रा सिलेबस कवर कर लिया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि जी सर। पहले दिन तुम्हें 2 घंटे लगे, अगले दिन उसी चीज़ को तुमने लास्ट दिन जो भी किया था आधा घंटा मान लो, एक मोटा मोटा ओवरव्यू, क्योंकि ताज़ा ताज़ा है तो एक एक्स्ट्रा रिवीजन तुम्हारा हो गया। तो फिर ब्रेन उन चीज़ों को धीरे धीरे रिटेन करने लगेगा। अगर तुम भूल जाते हो तो डरो मत, सबके साथ ऐसा ही होता है। अगर मैं 6 महीने मैथ्स ना पढ़ाऊँ तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें मैं भूल जाऊँगा। बट एक मसल मेमोरी होती है, दिमाग भी एक मसल है, जब तुम दोबारा से उस चीज़ को करते हो तो बहुत अच्छे से वो उसको रिकवर कर लेता है। जी सर। तो इस प्रॉब्लम से डरने की ज़रूरत नहीं है, भूलने वाली से। और अगर ये है कोई बच्चा स्टार्टिंग से तैयारी कर रहा है तो उसके लिए अगर मैं एक रोड मैप दूँ तो रोड मैप ये है कि सबसे पहले तुम ईमानदारी से अपना कंटेंट चुनो। जी। मान लो मुझे इस टीचर से पढ़ना है, उस टीचर से पढ़ना है, इस टीचर से पढ़ना है, या ये बुक करूँ वो बुक करूँ, उस रिसर्च के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगा लो। ये नहीं पहले दिन कोई देखा पढ़ना स्टार्ट कर दिया, फिर कोई देखा फिर उससे पढ़ना स्टार्ट कर दिया, फिर कोई देखा। पहले डॉक्टर चूज़ करते हो, अच्छे से टाइम दो। पहले साइकिल बाय करते हो, 2-3 चला के देखते हो अच्छे से, फिर मैं ये ले लूँ। तो यहाँ पर तुम्हारी लाइफ का काफ़ी सारा टाइम ऊपर नीचे लग सकता है। जी। तसल्ली से पढ़ के देखो, जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि हाँ यार यहाँ पे मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करके देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो रहे हैं, ठीक है। तो वो चूज़ करने में, तुम्हें अपना कंटेंट चूज़ करने में, टीचर, बुक्स जो भी है, प्लेटफॉर्म चूज़ करने में तुमने अपना टाइम लगाया। फिर उसके बाद पहला चीज़ है सिलेबस को अच्छे से करो। जी। उसके बाद क्या है, सिलेबस को मिनिमम तुम्हें 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा और उसके बाद तुम्हें बहुत सारे मॉक्स देने पड़ेंगे। तो ये एक बेसिक सा रोड मैप है, जो इसको फॉलो करेगा थोड़ा मोटा इधर उधर कुछ कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं बीच में, तो वो कर जाएगा। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, मतलब इतना सिंपल रखो। जी सर। तो सर पहले एसएससी का जो एग्ज़ाम है वो टीसीएस कराती थी, लेकिन अभी क्या है कि अभी जो प्री और मेंस हुए हैं अभी, तो उसमें एडिक्विटी पैटर्न आ गया है। तो बहुत से बच्चों के अंदर अभी फोबिया है कि शायद एक पैटर्न चेंज होगा एडिक्विटी के आने से। जैसा लगा तो नहीं है कि ऐसा कुछ चेंज हुआ है, लेकिन अगर आप क्या सोचते हो मतलब उसको लेके कि अगर जैसे एडिक्विटी आई है तो बच्चों को क्या मतलब अपनी तैयारी में क्या कुछ चेंज करना चाहिए? ठीक है, इस चीज़ का एक बार बेसिक समझते हैं कि मान लो एसएससी ने एक भी प्रीवियस ईयर पेपर रिलीज़ ना किया होता, जी। एक भी, तो फिर मैं क्या पढ़ाता या फिर बच्चे क्या पढ़ते? मान लो हमारे पास कुछ होता ही नहीं बेस, तो एक तो ये चीज़ है, तो हम नहीं पढ़ा सकते, फिर हवा में पढ़ाते, या फिर ये बोलते कि सर जो बच्चे एग्ज़ाम दे के निकलते उनसे पूछते, तो वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया। अगर मान लो हमें बताते ही ना ये पढ़ना है तो हम क्या करते? फिर हम तुक्के लगाते। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो मेजर सोर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। जी सर। उसी के बेस पे तो बच्चे कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऐसे लाइटली लेते हैं कि सबको ऐसे ही लगता है पहले तो आसान आते थे, अब पता नहीं मैं पेपर दे रहा हूँ दी किंग, पता नहीं क्या आ जाएगा। जी। अदरवाइज लेकिन एजेंसी के लिए यही है, उनको हर साल पेपर लेना है, वो लिख के तुम्हें दे देंगे, उनके लिए कुछ नया नहीं है। तो सबसे बड़ा ये डिसाइड हो गया कि सबसे बड़ा कंटेंट क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो। अब पैटर्न के ऊपर आते हैं, तो अब नई जो कोई भी एजेंसी आती है उनको ये गाइडलाइन दिए जाते हैं कि हम इस पैटर्न पर पेपर लेते हैं, तुम भी इसी पैटर्न पर लो। एसएससी चेंज नहीं करता एकदम से। तो जो वो नई ऑर्गेनाइजेशन होगी वो भी कोशिश करेगी उसी पैटर्न पर लें, बट बिकॉज नए क्वेश्चन मेकर हैं तो हो सकता है थोड़ा मोटा चेंज हो जाए। बट अपने पास जो बेस है, जो इतने सालों के पेपर हैं, इतनी शिफ्टों के पेपर हैं, वो बेस इतना बड़ा है कि कुछ नया इंट्रोड्यूस कर पाना मुश्किल है। जी सर।
मैं ये नहीं बोला नई चीज़ें नहीं होती, बट तुम पुराने पैटर्न को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, कॉपी करने की, तो तुम मुश्किल है, क्योंकि हम ऑलरेडी सब कुछ कवर कर चुके हैं उन सारे कंसेप्ट्स का। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि कई बार ये होता है कि मान लो मैथ्स के अंदर अगर एग्जाम्पल लें कि भाई एक शिफ्ट के अंदर कोऑर्डिनेट के 5 क्वेश्चन आ गए, उसी एग्जाम में देखोगे कि दूसरी शिफ्ट के अंदर एक ही क्वेश्चन है। तो अब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ज़्यादा पढूं या कम पढूं, बच्चे के मन में ये डाउट आता है। मान लो एडिक्विटी आई कि उसने करंट अफेयर ज़्यादा पूछ दिया, तो फिर मान लो CGL में ज़्यादा पूछ दिया, बाद में CPO का पेपर है, तो अब मैं ज़्यादा पढूं। मेरा ये मानना है कि पहले TCS एग्ज़ाम लेती थी, मान लो मैं किसी टीचर को ये ऑप्शन दूं कि भाई TCS के लिए टाइम एंड वर्क पढ़ाना है जी, और फिर उसको बोलूं अब एडुकेटी के लिए टाइम एंड वर्क पढ़ाना है, वो अलग अलग नहीं पढ़ा सकता, मैं गारंटी ले सकता हूँ। ऐसे ही मैं स्टूडेंट को बोलूँगा कि TCS के हिसाब से तैयारी कर भाई और अब तू एडुकेटी के हिसाब से तैयारी कर, वो नहीं कर सकता। जी, एक जो रिसेंट पैटर्न होता है ना कि अब करंट अफेयर ज़्यादा होता है, उसके हिसाब से अपनी तैयारी को फुल फ्लैज मोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। एक होलिस्टिक तैयारी करो, पूरे मैथ्स को पढ़ो, पूरी जीके को पढ़ो, बट अगर अभी करंट अफेयर ज़्यादा आ रहे हैं तो उनको भी इंपॉर्टेंस दे दो। मतलब कि पैटर्न के हिसाब से हम मेन फोकस नहीं बदल रहे, जस्ट एक वही बोनस है, सप्लीमेंट है कि अच्छा ये टाइम एंड वर्क से ज़्यादा पूछ रहा है तो मैं टाइम एंड वर्क को सीरियसली कर लूँ, बट मैं उसके बेस पे हाइट एंड डिस्टेंस वो नहीं पूछ रहा तो उसे नहीं स्किप कर सकता। वो 10 पूछ लेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्या कर लोगे? अभी पता ही है क्या कर रहे हैं वो लोग और क्या कर पा रहे हैं हम लोग। तो हमें अपनी तैयारी क्या रखनी पड़ेगी, होलिस्टिक करनी पड़ेगी। ये जो पैटर्न चेंज या नई एजेंसी आ गई, इसके फॉर्मों से अपने दिमाग को हटाओ। अननेसेसरी अपनी अटेंशन, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं अगर स्टूडेंट इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो। जी सर। और सब लोग आपकी अटेंशन के लिए, जैसे यही मान लो सोशल मीडिया की कंपनी है, वो क्या चाहती है कि बैठो यूट्यूब पे 12 घंटे देखो, वो ऐसा एल्गोरिथम बनाते हैं इंस्टा पे। तो सब लोग आपकी अटेंशन के भूखे हैं, वो आपकी अटेंशन चाहते हैं। तो इस चीज़ से अटेंशन मिलती है लोगों की कि देखो एडिक्विटी पैटर्न नया आ गया, बच्चों के अंदर फोमो क्रिएट हो जाता है। तो इतना कुछ बदलता नहीं है और नहीं बदलेगा क्योंकि वो उसको गाइडलाइन मिली है कि भाई पिछले जैसा ही करना है। तो ये बेसिक सी चीज़ है। जी सर। सर जब हम SSC की तैयारी कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ा टास्क होता है कि हम 1 महीने तक प्रॉपर हमने रूटीन फॉलो किया, 2 महीने, तो बच्चे क्या करते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो प्रॉपर रूटीन फॉलो नहीं होता, मतलब हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो हमको अपने आप को कंसिस्टेंट बनाए रखने के लिए ऐसा क्या मोटिवेशन होना चाहिए कि जिसके थ्रू आप प्रॉपर कंसिस्टेंट रह पाएँ? देखो इसके अंदर 2 पॉइंट कवर करेंगे हम। एक तो नंबर 1, मोटिवेशन 2 तरीके की है, एक्सटर्नल और इंटरनल। बिल्कुल क्लीशे चीज़ है, बच्चों को ये पता होगा। तो इसको मैं एग्जैक्टली ये बोल सकता हूँ कि तुम्हारी तैयारी करने की वजह क्या है। जैसे मेरे पास ये वजह थी और मैं दूसरे की वजह बता भी नहीं सकता। जी सर। मेरे पास ये वजह थी, इससे बच्चों को ये क्लियर हो जाएगा कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और भाई हमारे घर में बेसिक एमिनिटीज़ भी नहीं है। तो अगर मैं नहीं कमाऊँगा तो पेरेंट्स को जो चीज़ें मैं देना चाह रहा हूँ वो मैं नहीं दे पाऊँगा। हर एक बंदा कुछ सपने देखता है कि भाई हम फैमिली के साथ वहाँ घूमने चले जाएं, ये कर लें, वो कर लें। तो मुझे ये पता था कि भाई मैं अपनी फैमिली को कुछ देना चाह रहा हूँ, मैं उनकी लाइफ को इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ। मेरे को कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए तो वो जो चीज़ डिज़र्व करते हैं, जो वो खुशियाँ डिज़र्व करते हैं, ये मैं उनको दूंगा। तो वो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने ऊपर ले ली। जी सर। कि भाई ये मैं करूँगा, ये मेरे सबको अच्छा लगता है ये। तो तुम्हें वजह ढूंढनी पड़ेगी। मेरी ये वजह थी कि भाई वो लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, फैमिली वाले वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई तू बेसिक सी नौकरी लग जा और हमारे लिए एनफ है। बट मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें सरप्राइज करूँगा, मैं तुम्हें कुछ और बढ़िया दूंगा। ये नहीं है कि मेरे मन में पूरा प्लान था, बट ये था कि भाई कुछ करेंगे। तो वो चीज़ क्या है, मेरे को मेहनत करने में, काम करने में, बिकॉज वो चीज़ कंसिस्टेंटली बैक ऑफ द माइंड रहती है कि यार नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे ये करना है। तो तुम्हें अपनी वजह ढूंढनी पड़ेगी कि तुम तैयारी क्यों कर रहे हो सकता है कई बच्चे ऐसे हैं बचपन से उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं करी, या फिर वो ये फील कर रहे हैं कि यार लाइफ में मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा इज्जत चाहिए, उतनी इज्जत नहीं मिल रही है, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो मैं उनकी नहीं बता सकता, वो खुद देख लेंगे। तो उस वजह को कंसिस्टेंटली याद रखो कि मैं इस कारण ये तैयारी कर रहा हूँ, या कोई भी वो वजह हो सकती है। और दूसरा, रूटीन मेरा भी टूटता था भाई। कई फैक्टर ऐसे होते हैं कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, एक्सटर्नल फैक्टर्स, उनके कारण, या हमेशा हमारा दिल नहीं करता कोई काम करने का उस चीज़ के कारण।
तो बस एक चीज़ ये थी, उस वक्त मैंने अपने दोस्तों में देखा है कि, या फिर कई बार लाइफ में ऐसे फेज आते हैं मेरे अंदर भी, कि हम एक काम को नहीं कर पाए, उसका रूटीन टूट गया, तो अब हम उसको डिले करते चले जाते हैं कि अब हम नहीं करेंगे, अगले दिन भी उसको मिस कर दिया, अगले दिन भी उसको मिस कर दिया। इसको ब्रेक करने का एक सिंपल ये तरीका है कि तुम एक दिन अगर मिस कर देते हो तो दूसरे दिन मिस मत करो, अगर 2 दिन मिस कर देते हो तो तीसरे दिन तो करो ही मत। वो डेडलाइन है कि भाई अगर तुम्हें 1 घंटे भी पढ़ना पड़े, तुम्हें 5 घंटे भी पढ़ना पड़े, क्यों? क्योंकि तुम्हारी स्ट्रीक टूट रही है, और फिर तुम्हारा माइंड तुम्हें क्या बोलेगा, बिकॉज पढ़ना एनर्जी ड्रेनिंग काम है, दिमाग को नहीं पसंद है कि तुम ऐसे पढ़ो। दिमाग चाहता है लेट के नेटफ्लिक्स देखो, इंस्टाग्राम देखो, जो भी करो, आराम से घूमो, तो दिमाग को पसंद नहीं है। तो वो बोलेगा अब 2 दिन हो गए हैं, 1 दिन और, अभी दिवाली तो आ रही है, ये भी मना ले, हैं सैटरडे है, मंडे से करेंगे, हैं। तो वो अलग अलग तुम्हें बहाने देगा। तो एक डिल्यूजन होता है कि लाइफ में जब सब कुछ परफेक्ट रहेगा, ये बोतल सीधी रखी रहेगी, टेबल साफ होगा, फिर मैं पढ़ूंगा, है, झंडे गाड़ देंगे इस मंडे से या 1 तारीख से, तो उस परफेक्शन से बाहर निकलो, जैसे भी पढ़ लो। एक चीज़ ये मैं बच्चों को बैच में बताता हूँ कि जस्ट शो अप। रोनाल्डो ने ये बताई थी कि मेरा रोज़ दिल नहीं करता, मेरा रूटीन बहुत भयंकर है, तुम्हारा भी दिल नहीं करेगा। इलॉन मस्क भी एक इंटरव्यू में बोल रहा था कि माई ब्रेन हर्ट्स, जो मैं करता हूँ उसको फॉलो करने में, तो दिल किसी का नहीं करता। तो उन जैसा तो हमने बनना नहीं है, क्योंकि उतनी मेहनत कर देंगे तो फिर एसएससी गलत चेज कर रहे हो, खुद और करो, बहुत ज़्यादा मेहनत है वो। तो रोज़ किसी काम को करने का दिल नहीं करता, किसी दिन कम एनर्जी है, जिम में जाने का उतना मूड नहीं है, तुम रोज़ 50 पुशअप मारते हो, तुम 10 माराओ, गंदे तरीके से तैयारी कर लो, उस दिन गंदी वो कहे, मतलब कि आधी अधूरी तुम्हें याद रह जाएगी, बस कर दो, तो उस काम की इंपॉर्टेंस तुम्हारे ब्रेन में बनी रहेगी कि कल भी मैंने कुछ ना कुछ किया था, तुम लगातार उससे जुड़े रहोगे। जुड़ाओ मत तोड़ो। 1 दिन टूट गया तो दूसरे दिन सतर्क रह जाओ। अगर 2 दिन लगातार छूट गया और तुम्हें पढ़ना चाहिए था, जी सर, मेक श्योर तुम पढ़ो, लाइफ की सारी प्रायोरिटी उस दिन कैंसिल करो। और सरकारी नौकरी में करना क्या है, 1 साल पढ़ना है मैक्स, अगर तुम सीरियस हो तो 2 साल पढ़ना है, उसके बाद पूरी जिंदगी तनख्वाह मिलेगी। एक तो ये ऑप्शन है, या फिर एक काम करो, इतनी ही मेहनत प्राइवेट सेक्टर में पूरी ज़िंदगी करो। हाँ, तो जो बच्चे मिडिल क्लास से हैं, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाह रहे हैं, तो भाई साहब इट इज़ दी इजी वे आउट, सस्ते में निपट रहा है, रियलिटी यही है। तो बार बार ये याद रखो, अगर मैं अब मेहनत नहीं करूँगा तो मेरी ये जो वजह है जिस वजह से मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये पूरी नहीं हो पाएगी, और उसके बाद जिंदा तो रहना ही है, तो आगे ज़िंदगी उतनी बेटर नहीं होएगी। अगर तुम्हारा मेहनत की वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा तो, कि तुम मेहनत कम कर रहे हो। बट मान लो कई बंदे हैं बहुत मेहनत करी, सिंसियर मेहनत करी, और फिर भी बेचारे का लास्ट अटेम्प्ट है, निकल गया, भाई फैक्टर्स अलाइन नहीं हुए, कई बार ऐसी चीज़ें हो गई। तो ये भी मैं श्योरिटी से बोल सकता हूँ कि मेहनत करने वाले के लिए दुनिया तैयार बैठी है। 750 करोड़ लोग, मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, 150 करोड़ लोग हैं इंडिया में, उनको बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। अगर तुम मेहनत करना जानते हो, बहुत बढ़िया करोगे, तुम किसी कारण सीजिल नहीं हुआ, उससे बेटर ही करोगे। तो मेहनत करने वाले के लिए सब कुछ है, उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। जी सर। और इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करना था कि क्या होता है जब हम किसी काम को ट्रैक नहीं कर पाते ना, जब उसको हम मेजर नहीं कर पाते। मान लो मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हें कहीं जाना है और तुम्हें डिस्टेंस पता नहीं है। जी सर। 5 किलोमीटर जाना है, 10 जाना है, 200 किलोमीटर जाना है, तो जब तुम्हें डिस्टेंस पता नहीं है, अगर किसी ने ऑब्जर्व किया हो, तो जब ज़्यादा बंदा ऐसे होता है, यार कब आएगा, कितनी दूर आ गए, कोई इन्फॉर्मेशन ही ना दे, तो वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। जी। जब उसको पता है इतनी दूर चीज़ है, उसको पता है अच्छा यहाँ तक पहुँच गए, इतनी देर और बची है, तो हमारा ब्रेन है वो रिलैक्स रहता है जब हम ट्रैक कर पाते हैं किसी परफॉर्मेंस को। तो तुम्हें सारा सिलेबस एक पेज के ऊपर लिख के, जैसे मैथ के सारे टॉपिक्स हो गए, उसको कहीं रखो। जब तुमने परसेंटेज कर लिया, टिक लगा दो। जब तुमने अगला कर लिया, टिक लगा दो। पूरा सिलेबस हो गया, तो तुम्हारा ब्रेन ट्रैक कर रहा है। ऐसे तुम उसको कंसेप्ट वाइज भी ब्रेक कर सकते हो, या तुम उसको क्लास वाइज भी ब्रेक कर सकते हो कि परसेंटेज में 7 क्लास है, पहली हो गई, दूसरी हो गई। जब दोबारा उसको करने लगोगे तो क्या है, तुम्हारे ब्रेन को लगेगा कि हम कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं। बच्चे रिलेट करेंगे, जैसे जो बड़ा टॉपिक है ज्योमेट्री, उसमें कब खत्म होगा, क्योंकि वो ट्रैक क्या कर रहे हैं, टॉपिक। वो क्लास ट्रैक ही नहीं कर रहे, उनको लग रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन निपट गया,
तो ऐसे ज्योमेट्री क्यों नहीं निपट रहा, तो तुम क्लासेस ट्रैक करो ना, आज की 2 हो गई तो तुम्हें लग रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया एक मेजर सिलेबस, बड़ी विजन। दूसरी, बच्चे क्या करते हैं, ये शायद ये बोला था माइक्रोसॉफ्ट के, कौन है वो, बिल गेट्स शायद, बिल कि गेट्स। वी अंडर एस्टिमेट वट वी कैन डू इन 10 years एंड वी ओवर एस्टिमेट वट वी कैन डू इन 6 months और 3 months और ऑन ए डेली बेसिस। हमें ये लगता है कि दिन में तो पता नहीं क्या झंडे गाड़ देंगे, और 10 साल का हमें पता नहीं, 10 साल हम मेहनत करेंगे तो कहाँ पहुँच सकते हैं। तो बच्चे एक्स्ट्रा टारगेट लिख के चलते हैं कि आज ये सारी चीज़ें निपटा दूंगा। एक्चुअल में जो उनकी कैपेसिटी है, जितना किया जा सकता है उससे ज़्यादा का लिख लेंगे, ओवर एस्टिमेट करेंगे खुद की कैपेसिटी को। तो जितना वो पढ़ सकते हैं, सिंसियर बच्चों के साथ है प्रॉब्लम, जितना वो पढ़ सकते हैं उतना उन्होंने पढ़ा, बट टारगेट बड़ा था। अब गिल्ट में सोएंगे, खुद को कोसेंगे अननेसेसरी। एक तो नंबर 1, तुम मशीन नहीं हो, तुम हमेशा 100% एफिशिएंसी पे काम नहीं कर सकते जी सर। हैं, जीना भी है हमें। तो ब्रेन जो है थक भी जाता है, बहुत सारे दिन हो जाते हैं सेम रूटीन फॉलो करते हुए, तो भाई एक दिन ऑफ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम 85% एफिशिएंसी के साथ भी काम कर पा रहे हो जी, बहुत बढ़िया, बढ़िया नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ऑलमोस्ट तुम 98-99% जनता से आगे हो अगर तुम कंसिस्टेंटली ऐसे कर रहे हो। तो ऐसे गिल्ट में नहीं रहना है। अगर किसी को अपने एग्जैक्ट टारगेट देखने हैं तो एक दिन तो वो सिंसियरली पढ़ ही रहा होगा, तो जिस दिन तुम सिंसियरली पढ़ो उस दिन ये देखो मैंने क्या क्या अचीव कर लिया, वो तुम्हारी 100% एफिशिएंसी है, क्योंकि तुम मेहनत से पढ़े हो, पता लग जाता है आज मैंने भाई जी तोड़ मेहनत करी है, वो 100% है। अब अगले दिन उससे बड़ा मत रखना, 100 से ज़्यादा क्या दोगे। और अगर तुम 85 भी अचीव कर लेते हो लगातार, क्योंकि रोज़ 100% एफिशिएंसी नहीं आएगी, बहुत सारे फैक्टर अपने कंट्रोल में नहीं होते, तो वो भी अगर लगातार तुम टच कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया रैंक आएगी, बहुत कम टाइम में एग्जाम क्लियर होएगा, ये चीज़ है। सर जब हम एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो मॉक्स का मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बहुत से बच्चे सोचते हैं कि एक बार मैं कंप्लीट सिलेबस करने के बाद तभी फुल मॉक दूंगा। तो आपको क्या लगता है कि आपकी तैयारी के किस फेज में आपको मॉक कंटिन्यू देना स्टार्ट कर देना चाहिए? देखो पहले तो मॉक की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। जी एक्चुअल में वहाँ पर हमारे एग्ज़ाम में ये नहीं होएगा कि कोई ये पूछेगा कि पूरे परसेंटेज को एक्सप्लेन कर दो, जी उसके कंसेप्ट्स बता दो। वो डायरेक्टली तुम्हें क्वेश्चन देगा और तुम्हें मतलब जैसा भी मॉक में होता है तुम्हें वैसा करना है। तो एग्जैक्टली जो एग्ज़ाम में होने वाला है हमें उस काम को बहुत बार करना पड़ेगा, तभी हम उस काम के अंदर एक्सपर्ट होंगे। नॉलेज लेना एक डिफरेंट चीज़ है, और एक टाइम के प्रेशर के अंडर उस नॉलेज को डिस्प्ले करना ये एक सेपरेट स्किल है। तो अगर तुम नॉलेज ले लेते हो, अच्छे से सिलेबस कर लेते हो और मॉक्स नहीं देते हो, तो तुम वो स्किल डेवलप नहीं कर पाए। जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने कैट में बहुत बढ़िया नंबर लिए और एसएससी का सीजीएल का पैटर्न भी नहीं देखा, तो एग्जैक्टली उस सिनेरियो में कैसे परफॉर्म करना मैंने कुछ प्लान नहीं किया, तो इस कारण वहाँ पे वो ब्लंडर हुआ। तो मॉक्स कैसे देना है इसके अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी की वीडियोस भी तुम्हें यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगी। मॉक्स को, और मॉक्स है क्या, मॉक का काम है कि आज तुम तैयारी में कहाँ पर हो ये बताना। सिंपल है, मॉक है लैब टेस्ट की तरह, ब्लड वर्क कर लिया। तो मान लो तुमने लैब टेस्ट करा लिया, खून में ये कमी है और उसको जान के बैठ गए, उसको दूर नहीं किया, तो फिर क्या फ़ायदा, मत कराते लैब टेस्ट। जी सर। तो इसका मतलब उस लैब टेस्ट को एनालाइज करके और उसके हम क्या करते हैं, सॉल्यूशंस निकालते हैं कि ये कमी है, मतलब ये मॉक वाली देने गोली के खा साथ लो। साथ उसको प्रॉपर एनालाइज करना भी हाँ, उतना ही जरूरी है। उसको एनालाइज करो, उसका हमने दिया ही इसलिए था कि एनालाइज कर पाए, उसको एनालाइज करो और उसके अंदर कमियां होएंगी। कई बार बच्चों का दिल ऐसे टूट जाता है कि सारा सिलेबस तो कर लिया, सारे नंबर नहीं आ रहे। सबके साथ ऐसा ही होएगा भाई। अब तुम दूसरी स्किल पे शिफ्ट हो चुके हो, अब धीरे धीरे इसे सीखना है, तो उसको एनालाइज करो कहाँ पर कमी है। अब कमी कई बार बच्चों को लगता है कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री में है, पूरी एल्जेब्रा में है, मेरे से ज्योमेट्री के क्वेश्चन नहीं हो रहे। हर टॉपिक में, कोई भी टॉपिक इजी या मुश्किल नहीं है, हर एक में हर तरह के क्वेश्चन है। अगर तुम्हें कोई टॉपिक इजी लग रहा है तो मैं तुम्हें 5 सवाल दूँ, एक भी नहीं निकलेगा जो तुम्हें इजी लग रहा है उसके। कोई बहुत मुश्किल दे रहा है, मैं तुम्हें 20 दूँ, तुम सारे कर दोगे। कमी जनरली जब तुम एक बार सिलेबस करते हो तो आती है कंसेप्ट्स में, कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। तुम ऑब्जर्व करते हो कि इस वाले कंसेप्ट के क्वेश्चन बार बार नहीं हो रहे, या फिर तुम्हें वहीं पता लग जाता है कि फिलहाल ये उतना फ्रेश नहीं है माइंड में, तो तुरंत तुम उस कंसेप्ट को जाके, वो जहाँ से भी तुम सिलेबस कर रहे हो वो एक जगह पर उस टाइप के क्वेश्चन होंगे, लेवल वाइज और टाइप वाइज अरेंज रहते हैं सिलेबस में, तो वहाँ पर उसको कर लो। अगर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ
इस टॉपिक का क्लियर है, थोड़ा सा देखना है तो थोड़ा सा देख लो, ये लग रहा है कि भाई ये तो बिल्कुल साफ हो चुका है, अच्छे से रिवाइज कर लो। जी सर। मतलब नीड बेसिस पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस एनालिसिस के बाद वो जो प्रॉब्लम आई थी उसको सोल्व करना पड़ेगा। तो मॉक सीढ़ियाँ मान सकते हो, पहला मॉक दिया, कुछ कमियां पकड़ी, दूर हो गई, तुमने 5 कमियों का सॉल्यूशन किया, दूर एक ही होएगी, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है भाई, ऐसे मशीन नहीं है, वो दिमाग फिर भूल जाएगा, अगले में हो सकता है सेम कमी आ जाए, तो फिर पकड़ोगे तो धीरे धीरे क्या होएगा, तुम्हारा स्कोर ऐसे सीढ़ियों की तरह ऊपर जाने लगेगा। तो ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनफैक्ट सिलेबस के बाद यही काम है। और दूसरा, जैसे कि बेस्ट रहता है कि हम सारे सब्जेक्ट्स को साथ लेके ना चलें, जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया है। तो सपोज तुम्हारा एक सब्जेक्ट क्लियर हो गया, तो फिर तुम उसके मॉक देने स्टार्ट कर दो, सब्जेक्ट वाइज मॉक देने स्टार्ट करो। इनफैक्ट जो फुल मॉक होते हैं चारों सब्जेक्ट के, उससे ज़्यादा देने ज़रूरी होते हैं सब्जेक्ट वाइज मॉक। क्यों? क्योंकि हर एक सब्जेक्ट अपने आप में एक अलग तरीके का कंटेंट है, उसको हम हर एक सब्जेक्ट में हम अलग टाइम दे रहे हैं, अलग तरीके से उसके क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर में। तो जब तुम एक सब्जेक्ट के मॉक दोगे तो उसके अकॉर्डिंग तुम उसको ऑप्टिमाइज़ करोगे, यहाँ पर ये कमी है, वो कैब को ऐसे कर लूँगा, इसको ऐसे कर लूँगा। मैथ्स के लिए तुम अलग तरीके से ऑप्टिमाइज़ करोगे। तो सब्जेक्ट वाइज मॉक एक्चुअल में हम एक पेपर नहीं दे रहे प्री में, हम 4 पेपर दे रहे हैं, बस इकट्ठे दे रहे हैं और हम उनके अंदर स्विच कर सकते हैं। तो उन 4 पेपर के अलग अलग मॉक दो। अगर हमें चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, मान लो किसी को ये लगे कि भाई कुछ टॉपिक मेरे कवर हो गए और उसके बाद मैं चैप्टर वाइज टेस्ट देना चाहूँगा, तो यहाँ पर एक ये मान लो कि ऐसी चीज़ है कि इसके कुछ प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। अगर ये भी नहीं करना कि बहुत ज़्यादा चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हो, उससे क्या होएगा, तुम अपना सिलेबस बढ़ा रहे हो, क्योंकि तुम एक सिलेबस को बार बार करके अचीव कर सकते हो काम। तो ये नहीं है कि वो तुम्हें देखना पड़ेगा कि चैप्टर वाइज टेस्ट तुम दे लो, ये जानने के लिए कि मेरे चैप्टर में कहाँ कहाँ कमी है। जी सर। 2-3 चैप्टर का एक दे लिया, कहाँ कहाँ कमी हुई तुमने वो दूर करी, फिर एक दे लिया। बट इतने मत दे देना कि मतलब दूसरे सब्जेक्ट को टाइम ना मिले, कि परसेंटेज के ही 20 टेस्ट दे रहे हो तुम, फिर नंबर सिस्टम आ गया, 300 क्वेश्चन नंबर सिस्टम में हम कर रहे हैं, तुम 10-10 क्वेश्चन के 30 टेस्ट दे रहे हो वहाँ पर, तो वो बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, 2-3 के क्लब करके 1 या 2 टेस्ट दे लो, ये जानने के लिए कि कहाँ पर मुझे रिवाइज करना है। और ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक दिन पहले जो तुम पढ़ते हो उसे अगले दिन ओवरव्यू करना ज़रूरी है, ताकि तुम सेम टाइम फ्रेम के अंदर एक की बजाय 2 बार सिलेबस कर जाओ। तो वो चीज़ भी काफ़ी मदद करेगी, जब तुम चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे तो वो याद रह जाएगा। जी सर। तो सर हम अब आमतौर पे हम मोस्टली पढ़ते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो कोई भी बच्चा जो किसी भी एग्जाम की या किसी भी रैंडम फील्ड की तैयारी कर रहा है, तो उसको एक मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंस है, मतलब फिजिकल हेल्थ का कितना बेनिफिट है उसकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए? फिजिकल हेल्थ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मतलब कि जो बंदा सपोज वो वर्कआउट नहीं कर रहा है, जी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर कार्डियो, कुछ रनिंग वगैरह, जब वो एक बार करना स्टार्ट करेगा तो ये चीज़ मतलब मैं बता नहीं सकता, वो खुद फील करेगा कि हाँ यार कुछ चेंज हुआ है, मेरा फोकस बढ़ गया है और मैं अपने आप में थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया हूँ। तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा रोल है। और हमारी बॉडी जो है वो केमिकल फैक्ट्री है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल्स जो हमारी बॉडी के अंदर हैं वो हैं हॉर्मोन्स। अगर कोई इंस्टाग्राम बहुत देख रहा है हॉर्मोन्स की वजह से, कम देख रहा है हॉर्मोन्स की वजह से, फेसबुक बहुत देख रहा है, सब कुछ हॉर्मोन्स की वजह से हम कर रहे हैं। उनके नाम अलग अलग हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, कार्टिसोल, मतलब हम केमिकल मिक्स हैं एक। तो जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो वो सिस्टम रीसेट होता है, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल ज़्यादा आता है। तो जो सबसे ज़्यादा हमें ड्राइव करने की, किसी के मन में बहुत ज़्यादा विल पावर होती है, हॉर्मोन्स, सब कुछ उससे इंटरलिंक्ड है। तो अपनी बॉडी को रीसेट करें, जैसे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, कई बार हैंग हो जाता है। तो एक तो फिजिकल वर्कआउट हो गया, दूसरा हो गया स्लीप। क्या है कि हमारा ब्रेन जो है जब हम सोते हैं तो टॉक्सिन्स को क्लियर करता है और जो मेमोरी जो हमने दिन में पढ़ा है उसे सेट करता है, परमानेंट मेमोरी के अंदर उसको सेट करता है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एक सोने के 1-1.5 घंटे के बाद एक विंडो होती है, वो उसकी भी सर जाती है बॉडी के अंदर। तो स्लीप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गर्व से बताते हैं कि मैं 4 घंटे में काम चला ले रहा हूँ, मैं 6 घंटे में काम चला ले रहा हूँ। साइंटिफिकली ये क्लियर हो चुका है कि भाई 8 घंटे के अप्रोक्स, वैसे तो बॉडी के ऊपर मैटर करता है थोड़ा ऊपर नीचे, 8 घंटे के अप्रोक्स तुम्हें स्लीप लेना चाहिए।
अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो तुम लो। कई बंदों को लगेगा कि मैं तो 8 का नहीं ले पाऊंगा, तो किसी और चीज़ को निकालो, स्लीप को नहीं निकाल सकते तुम। अपनी लाइफ के अंदर प्रायोरिटाइज करो। अब अपना एक बेसिक रोड मैप है कि अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है तो एक बार सिलेबस करोगे, उसको रिवाइज करोगे, मोटा मोटा मैं बता दे रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या होएगा, मल्टीपल रिविजन्स के बाद बीच में हो सकता है PYQs दो या उसी सिलेबस के अंदर PYQs हो, उसके बाद मॉक्स दोगे एंड फिर एग्ज़ाम दोगे। तो बेसिक रोड मैप यही है। तो जब तुम्हारा एग्ज़ाम दूर है तो तुम रोज़ भी वर्कआउट कर सकते हो। वर्कआउट का क्या मतलब है, एक ऐसी चीज़ करो जिसमें तुम्हारा दिल लगता हो, मन खुश हो जाता हो और फिजिकल से रिलेटेड हो। ये नहीं है कि लूडो खेल के मन खुश हो गया, हाँ फिर वो हॉर्मोन्स का मैं रोल बता रहा हूँ वो नहीं आएगा। थोड़ा जिस चीज़ में तुम्हें अच्छा लगे वो कर लो। तो जब एग्ज़ाम दूर है, 8-10 महीने हैं, तो तुम रोज़ कर सकते हो 45 मिनट्स, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों को उतना पसंद नहीं होता तो तुम ऑल्टरनेट डे पे कर लो। अब मान लो तुम्हें रोज़ करना पसंद है, तो फिर एग्ज़ाम आ गया, 3-4 महीने दूर हो गया, फिर तुम ऑल्टरनेट पर स्विच हो जाओ। फिर एग्ज़ाम बिल्कुल 1 महीने आ गया, फिर तुम रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं है कि भाई उसको अब करना ही ज़रूरी है, तुम्हारी प्रायोरिटी चेंज हो गई, एग्ज़ाम के बिल्कुल पास आ गए। मैं ये कर लेता था एग्ज़ाम के बिल्कुल पास कि सुबह 10-15 पुशअप लगा लिए, पढ़ के थोड़ा बोर हो गया, फिर पढ़ने बैठ गया, शाम को याद आया फिर लगा लिए, तो उसमें टाइम वेस्ट ही नहीं हो रहा। तो हमें मतलब मैं ये सोचता था मेरी लाइफ में क्या था, वैसे कई लोग जॉब करते हैं तो अपने अपने हिसाब से उनको बैलेंस करना पड़ेगा। मैक्सिमम लोग स्पेशल तैयारी कर रहे हैं जी। तो ये था कि भाई पढ़ना है, मुझे खाना है, सोना है और थोड़ी सी सोशल लाइफ भाई बंदा मान लो बाहर PG पे रह रहा है, घर पे रह रहा है, उसके हिसाब से उसको जिन भी बंदों को वो पसंद करता है, फैमिली दोस्त, उनके साथ थोड़ा बात करना ज़रूरी है। हमारे ब्रेन के अंदर इनग्रेन्ड हैं। अगर हम सोशल लाइफ को डिक्रीज़ करते हैं ना तो हमारी मेंटल जो कैपेसिटी है वो भी कम होती चली जाती है। तो हमें ये 3-4 चीज़ हैं, ये प्रायोरिटी पर रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर तुम पूरे दिन तैयारी कर रहे हो और फिर मान लो किसी दोस्त के साथ बैठ के आधा पौना घंटा तुमने स्पेंड कर दिया, तो कई बार बच्चे इसे टाइम वेस्ट कंसीडर करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं है, तुम्हारे ब्रेन को नीड है। ये एक ऐसी मशीन है कि इसको रेस्ट चाहिए, रिकवर करके अगले दिन फिर काम करेगी। अगर तुम ये काम नहीं कर रहे हो तो रिकवर नहीं कर पा रही है, अगले दिन एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो क्या मैं तैयारी कर रहा था तो मैं इतने साइंटिफिकली चल रहा था? नहीं चल रहा था मैं, बट मैं ये चीज़ें कर रहा था और आज मेरे पास टाइम है, मतलब मैं वैसे ही कर रहा था क्योंकि मुझे पसंद है। भाई बैठ के बोर हो गए तो दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा लिए, माइंड रिफ्रेश हो गया। वर्कआउट करना मुझे पसंद था, वो कर लिया। बट अब मेरे पास टाइम है, मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं इन चीज़ों को पढ़ रहा हूँ। तो बोलते हैं कि भाई डॉट्स कनेक्ट कर पा रहा हूँ मैं कि अच्छा इस चीज़ का ये बेनिफिट था। तो आज के दिन तो इन्फॉर्मेशन इतनी है कि मतलब ओवरडोज ही है। तो बच्चों को ड्यूरिंग तैयारी किसी को ये चीज़ें पता चल रही है, वो इनको थोड़ी सी रिफाइन कर पा रहा है, तो बढ़िया है। जी सर। तो हमने सर की पर्सनल लाइफ के बारे में भी काफ़ी चर्चा की, SSC के फील्ड में भी काफ़ी चर्चा की, लेकिन अब हम थोड़ा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं कि अगर जो भी टॉपिक आपको सर से पढ़ना हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं, और जिस भी टॉपिक की डिमांड ज़्यादा होगी हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हमारे यूट्यूब चैनल मतलब हमारे प्लेटफॉर्म पर वो प्रोवाइड कराएंगे, और हम सर से रिक्वेस्ट करते हैं। हाँ फॉर श्योर, आप लोग नीचे बताओ कि भाई कौन सा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, और ऐसा पढ़ाया जाएगा कि दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी कंटेंट को बार बार करोगे, वही आपका वन स्टॉप कंटेंट रहेगा उस टॉपिक के लिए। और दूसरा मैं ये समअप करना चाहूँगा कि तैयारी को हमने सीरियसली लेना है जब हम बुक खोल के बैठे हैं। उसके बाद इतना स्ट्रेस नहीं ले लेना है कि पूरे दिन उसके बारे में सोच सोच के अपने दिमाग को आप थका ले रहे हो। और लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ, थोड़ा सा दोस्तों के साथ बात कर लिया, मैं थोड़ी सी रनिंग करने चला गया है, या फिर मान लो हफ्ते में एक बार आपने कोई सोशल मीडिया पे मूवी देख लिया, जो भी कर लिया, तो कि गिल्ट में नहीं, आप आदमी बने रहोगे, अपने दिमाग को सेन रखोगे तो ही वो काम अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि लॉन्ग टर्म में चलना है। बात होती 10 दिन की तो भाई बोल देते, हम ऐसे कर लेते। तो ऑफकोर्स हमने नज़र रखनी है कि भाई अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना करें, बट एक बैलेंस बना के चलना है कि मेजॉरिटी में हम ये काम करें। और हमने तैयारी को गेमीफाई करके रखना है, हमने इसको एन्जॉय करके चलना है। आप सिलेबस का स्ट्रेस लोगे तो इतना पूरा नहीं कर पाओगे। कि आप ऐसे देखो कि ये मैंने टॉपिक पढ़ा, इसके तो सारे क्वेश्चन होने लगे, मान लो कुछ क्वेश्चन नहीं हुए, अननेसेसरी स्ट्रेस मत लो। अगर आपका मन है तैयारी करने का, मैं गारंटी देता हूँ आप सिंसियरली काम कर रहे हो, आप सिलेक्ट होगे। आपको आज नहीं पता, कल पता लग जाएगा।
तो उसका अननेसेसरी स्ट्रेस मत लो, उसको चैलेंज लो कि ये ऐसे कैसे नहीं हुआ, देखता हूँ अब की बार अच्छे से समझता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स रखो खुद को, और सिलेबस को ऐसे थोड़ा सा अपने से नीचा देख के चलो, ऐसे अरे कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है भाई, कर लेंगे, रोज टिक मार तो रहे हैं। तो ऐसे रिलैक्स होके चलोगे, अननेसेसरी बर्डन दिमाग के ऊपर नहीं डालोगे, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ बीच में बात करते रहोगे। और अगर इफ़ यू आर फॉर्चुनेट एनफ कि आपके पास एक आधा दोस्त है, वो भी सिंसियरली तैयारी कर रहा है, आप भी तैयारी कर रहे हो, तो बहुत बढ़िया है। फिर तो आप आपस में डाउट्स वगैरह डिस्कस करके हंसते खेलते इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे। जब हम दो दोस्त थे, जब हम पढ़ते थे तो पूरा पढ़ते थे। मान लो दूसरा दोस्त आ रहा है, मैं मॉक दे रहा हूँ, मैं बोलता था भाई नहीं भाई बाद में आना, मैं मॉक दे रहा हूँ, मैं उसका फेस भी नहीं देख रहा। बट बाद में मान लो शाम को मैंने अपने 7-8 घंटे कवर कर लिए, तो फिर हम खूब मस्ती भी करते थे। तो ऐसे गिल्ट में नहीं रहना है, अननेसेसरी ऐसे परफेक्शनिस्ट बन के नहीं रहना है। और कई बार बच्चे एग्ज़ाम को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि वो अपनी लाइफ से उसको बड़ा समझने लगते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि जब सैनिक स्कूल बिकॉज ऑफिसर सप्लाई करता है, तो मैंने भी एनडीए का एग्ज़ाम दिया था, एसएसबी भी दी थी, मैं रिकमेंड भी हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, जब मेरा मेडिकल था उससे 1 महीने पहले मेरे चश्मे का नंबर 2.5 नंबर से 3.5 हो गया, और आर्मी में 2.5 तक चलता है। तो मैं मेडिकल आउट हो गया, और अपनी क्लास के अंदर उस साल में बेस्ट मेरिट आई थी मेरी, एसएसबी और रिटर्न मिला के उनकी मेरिट आती है। यानी कि मेरे चश्मे का नंबर नहीं बढ़ता तो मैं आज फौज में, शायद मेरे क्लासमेट मेजर हो गए हैं वो, तो मेजर होता, मेजर या कैप्टन जो बड़ा होता है वो हो गए हैं, मेरे को याद नहीं है, ठीक है। तो उस वक्त 11वीं तक, मैंने बताया ना 10वीं के बाद मैंने 11वीं में ट्यूशन लिया था, मेरे बहुत बढ़िया नंबर थे। और 12वीं में मैं बोल रहा हूँ कि 54% है, क्योंकि अपीयरिंग में मैंने पेपर दिया था, तो बोर्ड्स बाद में होते हैं। तो मैंने ज़िंदगी में सब कुछ करना ही कि भाई मैं नहीं पढ़ रहा, ज़िंदगी बर्बाद हो गई, इस सोच के साथ मैं बैठा रहता था। मैं ग्रेस मार्क्स से पास हुआ हूँ। हमारे स्कूल में प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलते हैं, 30 में से होते हैं प्रैक्टिकल के मार्क्स, तो जो रिकमेंडेड है उनको 30 में से 30 मिलते थे कि कहीं रह ना जाए, ऑफिसर बनेगा बंदा। तो सारे प्रैक्टिकल में मेरे 30 में से 30 है, फिर भी मुश्किल से मैं पास हुआ हूँ। बट आज मैं ये सोचता हूँ कि यार तब अगर मैं आर्मी में चला जाता, मैं मिस कर देता आज मैं जहाँ पर हूँ। तो तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर अगर तुम वाकई में मेहनती हो, तो मैं ये बता रहा हूँ, ये नैरो विज़न है कि आप थोड़ी सी मेहनत करो, जॉब लो, ज़िंदगी सेट हो जाएगी। बट अगर कोई बंदा किसी कारण यहाँ पर नहीं कर पाता है, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आप मेहनती हो तो आप इससे कहीं बहुत ज़्यादा बेटर करने वाले हो, कहीं बहुत ज़्यादा। अपने देश के अंदर थोड़ा सा ये है कि सरकारी नौकरी को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, इस कारण उसको इतना सीरियसली ले लेते हैं। अदरवाइज उसको सरपास करना, 150 करोड़ लोगों के देश में रह रहे हो आप, इतनी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं लोगों को, आप उसको ईजिली सरपास कर लोगे। आपने देखा होगा कि गांव में जो लोग दुकान पे बैठे हैं वो बहुत ज़्यादा 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमा ले रहे हैं, और उन्होंने दुकान कब खोली, जब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो आपसे कम टैलेंटेड लोग आपसे बहुत बढ़िया कर रहे हैं लाइफ में। मेहनत करना सीख लो, बाद में किसी और फील्ड में मजबूरी में आपको मेहनत करनी पड़ी, आप खुद को भी चौंका दोगे, अपने समाज में जो लोग आपको देख रहे हैं, रिश्तेदार फैमिली वाले, उनको भी चौंका दोगे। तो इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खुद पे भरोसा रखो, फॉर श्योर सब कुछ सही होएगा। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने अपनी पर्सनल लाइफ शेयर की, अपना स्ट्रगल और अपने एक्सपीरियंस जितना भी सब कुछ शेयर किया। हमें उम्मीद है कि बच्चों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। घूमती गेम चले, वो ज में फेम चले।